अब वक्त आ गया है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और ये वक्त ये है कि बोर्ड में हम लोग टॉप करके अपना नाम बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो समय है, इस समय को हम लोग किसी भी तरीके से अपने समय को व्यर्थ न करते हुए इस बोर्ड एग्जाम में अपना एक अलग पहचान बनाएं। तो आज देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि काम ऐसा करो कि अपनी एक पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि अपनी एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ सब लोग काट लेते हैं, जिंदगी यहाँ तो सब लोग काट लेते हैं, मगर अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं आज फिजिक्स का सेट नंबर 3। देखिए सेट नंबर 3, इस फिजिक्स का जो सेट है आपसे पूछ रहा है पहला इक्वेशन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो पैदा करती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन पैदा करती है। तो आपको याद होगा कि देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, हमेशा जब एक आवेश त्वरित होता है अर्थात खूब तेजी से दौड़ता है, त्वरित होता है मतलब उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता है, तो वह आवेश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगे पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा त्वरित आवेशित कण। कभी भी कोई भी आवेश यदि त्वरित होगा तो एक प्रकार के तरंगे हुए निकालते हुए चलता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगले वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखिए जो फ्लैंक नियतांक है ये किसका मात्रक है, या इस फ्लैंक नियतांक का जो बीमा है वो किसके समान है। तो आपको सबसे पहले फ्लैंक नियतांक का फार्मूला यदि याद हो, तो फ्लैंक नियतांक का जो फार्मूला आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो बंडल और पैकेट के रूप में आती है, और हर एक बंडल में जो ऊर्जा होती है E इक्वल टू होती है एच न्यू। E इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। और जो न्यू बराबर आप जानते होंगे, न्यू बराबर होता है C बट्टा लेमडा। न्यू इक्वल टू होता है आपका फार्मूला याद कर लीजिए कि न्यू इक्वल टू होता है C बट्टा लेमडा। आपको बीमा एच का पता करना है तो एच को अकेले छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर कर देंगे, तो बाकी इधर आएगा तो E लेमडा, और C देखिए C गुणा में C आ जाएगा नीचे, इधर आपका बच जाएगा ओनली एच बचेगा। अब देखिए इधर एच बने होता है फ्लैंक नियतांक, इसी का बीमा निकालना है। और हम लोग देखेंगे तो E ऊर्जा है, E यहाँ ऊर्जा है, और हर एक ऊर्जा का बीमा होता है m l पर 2 t पर -2, ये हर एक ऊर्जा का बीमा होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि लेमडा मीन्स होता है दूरी, प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी या तरंगों के द्वारा तय की गई दूरी। तो किसी भी दूरी का जो बीमा होता है वो होता है यल। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा C जो होता है वो प्रकाश की चाल होता है, इसका जो बीमा होता है यल t पर -1 होता है। अब देखिए सबको हम लोग हल किया जाए, यल से यल तो यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा, यल से यल हटा ही दीजिए, हट जाएगा। ये t पर -1 है, नीचे से ऊपर लेके जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा यम यल पर 2, और ये देखिए -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा +1, तो -2 में से +1 घटेगा तो यहाँ बचेगा -1, तो यहाँ से आपका हो जाएगा जो एच का बीमा होगा ये आ जाएगा। और हम लोग सबका बीमा यदि चेक करते हुए जाए तो एक फार्मूला देखिए ये भी होता है कि फ्लैंक नियतांक बराबर जो मात्रक होता है फ्लैंक नियतांक का वो होता है जूल गुणे सेकेंड, ये भी होता है। आप फ्लैंक नियतांक एच का जो लिखे हैं तो जूल इंटू क्या होता है सेकेंड। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे जूल किसका होता है, जूल बराबर होता है कार्य का, जूल किसका होता है कार्य का, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य इक्वल टू होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, गुणे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो टाइम है। तो देखिए आप इससे मिला लीजिए, बल जो बल का बीमा होगा यहाँ देखिएगा बल का बीमा वही होगा, दूरी या विस्थापन का बीमा एक ही होता है यल होता है। और देखिए समय, तो समय का बीमा क्या रहता है सेकेंड। मतलब कुल मिला जुला के इन दोनों का बीमा और इसका बीमा आप मैच करेंगे तो हमेशा यही वाला बीमा आएगा यम यल पर 2 t पर -2। तो इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4, क्योंकि ना देखिए इसका बीमा और इसका बीमा फ्लैंक नियतांक का जो बीमा मैच करेगा इसके बीमा से मैच करेगा। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन बोला है यहाँ देखिएगा, आपसे क्या बोला है कि एक समान विद्युत वाहक बल E1 और E2 दोनों का मान बराबर है, और यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध दिया है R1 R2 दोनों बराबर है, और इसको एक समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। कभी भी याद रखिएगा यदि आप समांतर क्रम में दो तारों को जोड़ते हैं, इसमें क्या होता है कि दोनों पर प्रतिरोध जो होता है, ये प्रतिरोध का मान जो संयोजन होता है, टोटल प्रतिरोध जो आता है वो हमेशा कम होता है। किससे? इन दोनों का प्रतिरोध से। यदि इन दोनों का प्रतिरोध देखिए R1 और देखिए ये है R2 दोनों बराबर है,
मान लीजिए R के बराबर है सपोज, और यहाँ पे देखिए विद्युत वाहक वाले E1 E2 जो बराबर है किसके बराबर है, E के। मतलब यहाँ देखिए ये जो वोल्टेज है दोनों का वोल्टेज आपस में बराबर रहता है। कभी भी सीधे सीधे बोले श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगा होता है उसके लिए ये जो वोल्टेज होता है विद्युत वाहक बल E आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जितना यहाँ वोल्टेज होगा उतना यहाँ वोल्टेज होगा। यदि प्रतिरोध इसका दोनों का बराबर है प्रतिरोध, यदि इसका प्रतिरोध R है इसका भी प्रतिरोध R है, तो इन दोनों का जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वह इनके मतलब इनसे कम होगा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लीजिए पहले वाले का प्रतिरोध 2 ओम है एग्जांपल के तौर पे, दूसरा का भी प्रतिरोध 2 ओम है, दोनों का 2 ओम है, इसका भी 2 ओम इसका भी 2 ओम। इसका हम रिजल्टेंट निकालने जाते हैं कि इसका परिणामी प्रतिरोध क्या आएगा। इन दोनों को हल करें तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, तो आप जानते होंगे सूत्र 1/R। मान लीजिए 1/R ले लीजिए, 1/R रिजल्टेंट वाला, RP इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पैरेलल है। 1/R बराबर लिखेंगे 1/R1, तो पहला का 2 ओम दूसरा का भी क्या है 2 ओम। इन दोनों को हल किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा दोनों का हर क्या है सेम है, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ देंगे 1 हो जाएगा 2, और इसको उल्टा कर दिया जाए तो RP बराबर हो जाएगा 2/2, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ से RP बराबर हो जाएगा 1 ओम, यहाँ से आ जाएगा 1 ओम। देखिए यहाँ पे जो परिणामी आया इसके ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम आया था, इसका परिणामी क्या आया 1 ओम। कम आया कि नहीं कम आया, तो हमेशा याद रखिए कि इन दोनों को हल करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमेशा इससे क्या होता है कम होता है। तो आप पहचानेंगे कि देखिए तीसरा वाला ऑप्शन में क्या कहेगा, आपको बताया है कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो वहां पे जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा समान, मतलब विद्युत वाहक बल क्या रहेगा समान, और जो प्रतिरोध आएगा देखिए ये जो नया प्रतिरोध आया है ये नया प्रतिरोध है, और ये पहले वाले प्रतिरोध है, ये दोनों पहले वाले प्रतिरोध है, ठीक है। ये जो पहले वाले प्रतिरोध रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे किससे, जो परिणामी प्रतिरोध आएगा उससे। तो परिणामी प्रतिरोध देखिए 1 ओम आया है, ये दोनों कितने थे 1 2 ओम, इसको हल किए तो कितना आया 1 ओम। कुल मिला जुला के समांतर क्रम में क्या होता है कि जो परिणामी प्रतिरोध आता है उसका मान कम होता है किससे, जो प्रतिरोध लगे होते हैं उससे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसके बाद वाला देखिए कहा है कि एक शुद्ध अर्धचालक में जो कोई बाहर से अपद्रव्य मिला देते हैं। देखिए शुद्ध अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसमें यदि बाहर से कुछ अशुद्धि मिला जाती है, अशुद्धि मतलब होता है जिसके बाहरी कक्षा में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। बाहरी कक्षा वाला 5 मिलाएंगे तो बनेगा एन टाइप का अर्धचालक, और जिसके बाहरी कक्षा में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है उसको मिलाएंगे तो बनेगा पी टाइप का अर्धचालक। तो जब हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम में बाहर से अपद्रव्य मिला देते हैं तो उसकी विद्युत चालकता हमेशा बढ़ती है। विद्युत चालकता क्या होती है, हमेशा बढ़ जाती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा 2, इसकी विद्युत चालकता हमेशा बढ़ जाती है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, ये कर चुका है बोर्ड में, ये नहीं आएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो क्वेश्चन होता है देखिए, ओमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओमीटर जो धारा को मापता है, ओमीटर ए हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसको हमेशा किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। और जो आपका वोल्ट मीटर होता है भी, उसको हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को लगाते हैं, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और जो समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाते हैं इसका प्रतिरोध अधिक होता है, और ओमीटर का प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो रहेगा कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, और किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में इसको लगाया जाता है। देखिएगा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका है, अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको ऊर्जा दे दिया है, आपको दिया है कि मूल ऊर्जा स्तर इतना दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि आयनन विभव बताइए। देखिए ईएन आपको ऊर्जा दो दी दिया है, आयनन मतलब कि मूल ऊर्जा आपको दिया है -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको ऊर्जा दे दिया है। आपसे आयनन विभव पूछ रहा है। तो देखिए आयनन विभव यदि आप निकालेंगे, आयनन विभव, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहले तो लगाएंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे E(n/k)E, और यहाँ भी लिखेंगे अंदर माइनस, ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें वैल्यू भरेंगे। देखिए जब वैल्यू भरेंगे तो माइनस बाहर है, ये है, इसकी वैल्यू रखेंगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट ही गया, तो केवल क्या बचेगा आपका, बचेगा इसका आंसर वोल्ट। यहाँ लिख देंगे वोल्ट। तो काफी आसान क्वेश्चन था
केवल ये फार्मूला लगा दीजिए, आयनन विभव इक्वल टू ये आ जाएगा इतना आंसर। इसके बाद वाला देखिएगा आपका, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है देखिए, ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या दे दिया आपको दिया है। देखिए अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है। एक बात याद रखिएगा, जो अवतल होता है, अवतल लेंस या अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो R1 होती है हमेशा माइनस होती है, R1 माइनस होती है और R2 क्या होती है, हमेशा प्लस होती है। R1 माइनस और R2 हमेशा क्या होती है, प्लस। यही उत्तल रहता ना, तो उत्तल का पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस। याद रखिए अवतल का पहला माइनस, दूसरा प्लस। तो दे दिया वक्रता त्रिज्या माइनस के 30 सेंटीमीटर, ऐसे क्या रहेगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। और अपवर्तनांक n बराबर 1.5। तो इसकी फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी हम लगाएंगे लेंस मेकर का फार्मूला। तो लेंस मेकर का फार्मूला कहता है 1/f बराबर n-1, उसके बाद होता है 1/r1 माइनस के 1/r2। ये होता है लेंस मेकर का फार्मूला। 1/f बराबर हो जाएगा n का जवाब आपको दिखाई दे रहा है 1.5 माइनस के 1/r1 दिखाई दे रहा है। देखिए 1/r1 माइनस 30 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 30 माइनस 1/r2, तो R2 रखेंगे ये हो जाएगा 30। अब इसको हल कीजिएगा, जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f, इसमें से आप घटाइएगा 1.5 में से, आप देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आपको बचेगा 0.5, ये वैल्यू बच जाएगा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए इन दोनों का हर क्या है, सेम है, दोनों का हर है मतलब 30 है नीचे। तो जब हर सेम रहता है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना हो तो जोड़ देते हैं, घटाना हो तो घटा देते हैं। तो यहाँ से -1 जोड़ के कितना हो जाएगा, -2। अब देखिए जब इसमें आप गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/f और आप गुणा कर लीजिए तो ये होगा, पहले तो माइनस बाहर लिख दीजिए और ये होगा 5 दूना के 10 लिखेंगे, 5 दूना के 10 लिखेंगे, लेकिन 0.1 का स्थान बाद इधर लगाएंगे और नीचे क्या आपका 30। अब इसको क्या कर दिए, ऊपर 1 बचा रहेगा, ये रहेगा 1/f बराबर हो जाएगा -1/30। इसको उल्टा कर दीजिए तो उल्टा करेंगे तो बराबर हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसके लिए, ये अवतल लेंस की फोकस दूरी के लिए। केवल आपको लेंस मेकर याद होना चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो ये भी जानते होंगे। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या आपको पता होगा कि किसी भी नाभिक के भीतर जो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का जो योगफल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। देखिए बोला भी है, नाभिक के भीतर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग को क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और देखिए इधर परमाणु क्रमांक मतलब कि जैसे बोलेंगे कि कोई भी आपका कोई भी तत्व जो है उसमें उसके परमाणु के भीतर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। जैसे देखिए नाइट्रोजन 7 नंबर लिखते हैं 7, 14। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो संख्या होती है, ये जो परमाणु क्रमांक होती है, तो जो परमाणु क्रमांक नीचे का होता है इसी को बोलते हैं कि किसी भी परमाणु के भीतर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन में होगा कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये तो आप आराम से लिख लेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और देखिए अगला वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए नाभिकीय संलयन यदि याद हो तो देखिए 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलके जब एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य में अपार ऊर्जा का राज, सूर्य के पास ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, तो बोलते हैं कि सूर्य के पास अपार ऊर्जा का राज नाभिकीय संलयन है। और देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में समीकरण पूछा है, तो सूर्य में अपार ऊर्जा का राज कैसे होता है। देखिए ये समीकरण देंगे हम लोग कि एक होता है हाइड्रोजन का, ये होता है ड्यूटेरियम, एक और लगाएंगे ड्यूटेरियम। यहाँ से क्या होता है कि ड्यूटेरियम मिल के पहले बनाता है टाइटेनियम और साथ में होता है एक हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए इसमें निकलता है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। उसके बाद देखिए क्या होता है, फिर से ये टाइटेनियम जो होता है ये ड्यूटेरियम से फिर से रिएक्शन करता है। ये जो टाइटेनियम होता है ये ड्यूटेरियम से रिएक्शन करके बनाता है हीलियम का नाभिक। ये बनाएगा आपका
हीलियम का नाभिक, और इसमें देखिए न्यूट्रॉन और प्लस देखिएगा 17.6 मेगा MeV ऊर्जा बाहर निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये समीकरण है, आपको केवल समीकरण लिखना है, और चाहे तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलके क्या बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है स्थितिज ऊर्जा है। तो फार्मूला यदि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र याद हो तो ये याद कर लीजिए, U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। U इक्वल टू क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। जब हम वैल्यू भरेंगे U बराबर 1/2 C माने संधारित्र की धारिता। तो देखिए संधारित्र की धारिता दे दिया है कि C बराबर आपको दे दिया है 10 माइक्रो फैरेड। इसको आपको चेंज करना है, जब आप बदलेंगे C बराबर 10, इसको करेंगे 10⁻6 और लिखेंगे फैरेड। उसके बाद विभवांतर दे दिया है, V बराबर आपको दे दिया है 2 वोल्ट। आपको जो विभवांतर दिया है वो 2 वोल्ट दिया है। अब इसमें हमको वैल्यू भरना है, वैल्यू भरेंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻6 और विभवांतर रखेंगे तो विभवांतर आपको दिखाई दे रहा है 2। तो 2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 2 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ देखिए 1 2 से 1 2 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या होगा, U बराबर 2 लिखेंगे और एक काम करेंगे 10⁻6 है तो 1 कम कर लेंगे क्योंकि 10⁻1 है, 1 कम करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 10⁻5 और इसका मात्रक लिखेंगे जूल। ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन था। 1 से 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी रहते हैं। देखिए ये बोर्ड में कट चुका है, ये आने वाला नहीं है इसमें। अगले वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो मात्रक दिया है न्यूटन प्रति कूलाम और उसके बाद दिया है वोल्ट प्रति मीटर, ये आपको बता रहा है कि कह रहा है कि आप बताइए कि एक ही भौतिक राशि के मात्रक होते हैं। तो यदि हम बीमा निकाल दें दोनों का तो बोल देंगे कि दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक होते हैं, और किस भौतिक राशि के मात्रक होते हैं ये भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन है, उसके बाद क्या आपका कूलाम है। तो आपको याद होगा कि जो न्यूटन है, न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बल का होता है, और कूलाम आवेश का होता है। तो न्यूटन बल का होता है तो बल का बीमा आपको याद होना चाहिए ML T/-2, और आवेश का बीमा याद होना चाहिए वो होता है AT होता है इसका बीमा। इसको आप नीचे से ऊपर लेके जाइए, जब आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए M, उसके बाद आपका यल, और देखिए T/-2 है और ये T नीचे से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा T/-3। T जाएगा तो नीचे से क्या होगा, क्योंकि देखिए इस पर एक घात है, प्लस का एक घात है, अब प्लस वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। पहले से माइनस था और ये माइनस चला गया तो माइनस के 3। उसके बाद A प्लस है, A नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, A पे हो जाएगा -1। ये इसकी बीमा आ जाएगी। दूसरे वाले देखिए, दूसरा वाला जो आपका है ये आपका है आपका वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए आप मीटर का तो जानते होंगे, मीटर का तो सीधे सीधे यल हो जाएगा, लेकिन आप वोल्ट का निकालना पड़ेगा। तो जब वोल्ट आप निकालेंगे तो क्योंकि वोल्ट बराबर आप जानते होंगे कि कार्य बट्टा होता है आवेश, वोल्ट बराबर होता है कार्य बट्टा आवेश। तो पहले कार्य का निकाल लीजिए, जब कार्य का आप निकालेंगे तो कार्य का बीमा याद होगा M L/2 और T/-2, और आवेश का होता है AT, आवेश का होता है AT। इसको आप हल कीजिएगा, नीचे से ऊपर लेके जाइए तो ये हो जाएगा M L/2 और T पर देखिए इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो T/-3 और A/-1, ये हो जाएगा। इसमें हम लोग वैल्यू भरेंगे वोल्ट वाला, जब वोल्ट वाला वैल्यू भरेंगे तो ये हो जाएगा M L/2 T/-3 और ये हो जाएगा A/-1, ये हो जाएगा। और ये देखिए यल जो है, यल को आप नीचे से ऊपर लेके जाइए, जब यल को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ होगा M, और देखिए यल पे कितना घात है, यल पे एक घात है, यल पे एक घात है। इसको लेके जाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 घात बचेगा। तो यहाँ पे यल पे 1 घात बचेगा, आप लिखिए या मत लिखिए। उसके आगे हो जाएगा आपका T/-3 और A पे हो जाएगा -1। अब देखिए दोनों तरफ का बीमा क्या है, दोनों तरफ का बीमा सेम है, और दोनों तरफ का बीमा सेम है। और ये जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है यहाँ पर F/Q, ये पहला सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, और यहाँ से होता है विभव परिवर्तनता E बराबर होता है V/L, ये होता है विभव परिवर्तनता V/L। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का ही फार्मूला है, E बराबर F/Q और E बराबर V/L। देख लीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये विद्युत विभवांतर पाया हुआ है।
विद्युत विभवांतर, जब किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य dw, ले जाने में किया गया कार्य dw तथा उस आवेश के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। VA माइनस VB बराबर dw बट्टा q। dw माने किया गया कार्य, आवेश किस आवेश को ढोक लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ है विभव में अंतर, ज्यादा वाले विभव में से कम वाला विभव को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए एक बिंदु पर विभव 250 है और दूसरे बिंदु पर विभव कितना है, 200 है, तो ज्यादा कौन है, 250। तो 250 में से हम लोग क्या करेंगे, 200 घटा देंगे। यहाँ देखिए ये पहले बिंदु पर, ये दूसरे बिंदु पर विभव, तो दूसरा माइनस पहला बराबर। देखिएगा यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 जूल की कमी हो जा रही है, कार्य दे दिया है, कितना जूल की कमी हो जा रही है, 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10। आपसे पूछा है कि बताइए कितना आवेश हो जाएगा, आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसमें से घटा दीजिए, 250 में से 200 घटाएंगे तो आपका बचेगा 50, इधर हो जाएगा 10 बट्टा क्यू। अब आप क्या कीजिए, तिर्यक का गुणा, जब तिर्यक का गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर 10 बट्टा 50। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा क्यू बराबर 1 बट्टा के 5। 1 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 0.2। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक होगा कूलाम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये विद्युत विभवांतर पर लगा है VA माइनस VB बराबर dw बट्टा के q। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके बाद वाला देखिए रदरफोर्ड। देखिए जब थॉमसन अपने परमाणु मॉडल को पूरा अच्छे से बता नहीं पाए तो रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड सोने की पन्नी पर बौछार करा के परमाणु के बारे में बताए और इनमें भी बहुत सारी कमियां रही, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ बताया। इन्होंने परमाणु की जो त्रिज्या थी उसको बता दिया था, नाभिक की त्रिज्या को बता दिया था कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है, और भी चीज बताया। लेकिन देखिए इसमें फेल कहाँ हो गए, उन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये कमी थी इनकी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दूसरी बात ये जो बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ चक्कर लगाता है, तो जब चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का लगातार क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, क्योंकि आइंस्टीन के नियम से पता था कि ऊर्जा का जब उत्सर्जन करेगा, लास्ट मान लीजिए आप ही को आप खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद काम करेंगे तो थकने लगेंगे। इसी प्रकार जिस हिसाब से बताए थे उस हिसाब से आइंस्टीन ने कहा कि यदि आइंस्टीन के नियम से पता चला कि यदि कोई भी आविष्कार खूब तेजी से दौड़ेगा तो ऊर्जा का लगातार क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और ऊर्जा उसका धीरे धीरे घटता जाएगा। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है नाभिक के चारों तरफ और ये दौड़ते दौड़ते ऐसे देखिए, मान लीजिए खूब दूर से दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते ये दौड़ना स्टार्ट कर दे ऐसे, तो इसका ऊर्जा लगातार कम होगा, ऊर्जा खत्म होगा तो धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। इससे त्रिज्या भी क्या होगा, कम होगा। कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये जाके कहाँ गिर जाएगा, नाभिक के भीतर गिर जाएगा, और जब नाभिक के भीतर गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं परमाणु तो है ही है, अस्तित्व तो कहाँ खत्म होगा। तो कुल मिला जुला के ये परमाणु को स्टेबल नहीं कर पाए, उसके अस्तित्व को नहीं बता पाए रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की पहली कमी आप बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाए थे। रदरफोर्ड जो थे ये नहीं तय कर पाए थे कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और रदरफोर्ड जो था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को व्याख्या नहीं कर पाए। तो आपसे 2 पूछा है, 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए अब अगला कार्यफलन। देखिए हमको पता है कि सूर्य से, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से पता है कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो बंडल और पैकेट के रूप में आती है, और हर एक बंडल में जो ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर होती है। और ये जब बंडल और पैकेट जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर निकालता है। और जब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है, जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से ऊपरी सतह से बाहर निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की निचली सतह से भी निकलते हैं। तो केवल सिर्फ आप बोल सकते हैं कि किसी भी धातु को दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा, किसी भी धातु को, धातु जो रहता है किसी भी धातु को दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा, जिस ऊर्जा को पाके वो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कुल मिला जुला के जो कार्यफलन आपका होगा कि धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो ऊर्जा खत्म करनी पड़ती है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन बराबर आप देखिए, कार्यफलन जो होता है उसे W से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन को किसे दिखाएंगे आप लोग, W से दिखाएंगे। हमेशा याद रखिएगा कि कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन को हमेशा हम लोग किससे दिखाते हैं, W से। और ये देखिएगा W से दिखाते हैं, W बराबर होता है आपका h न्यू 0, h न्यू 0 लिख सकते हैं, जहाँ न्यू 0 दहली आवृत्ति होती है। क्या होती है, दहली आवृत्ति। इसका फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर hc बट्टा के लेमडा, यहाँ लेमडा 0 लिखेंगे जो होगा दहली तरंगदैर्घ्य, दहली आवृत्ति दहली तरंगदैर्घ्य। इसका मात्रक जूल भी होता है, इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि धातु के सतह से बाहर निकलने के लिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपका डेरिवेशन है। और देखिए आपसे इसमें पूछा है कि y के सापेक्ष अपवर्तनांक में y के प्रकाश की चाल और द्रव प्रकाश की चाल का आभासी और वास्तविक गहराई का सूत्र बताइए। देखिए ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर मतलब देख लीजिए फिगर क्लियर है कि नहीं। देखिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं बढ़िया से, ये चीज समझ लीजिए। देखिए एक आप कोई बर्तन रख लीजिए, कोई बर्तन रखिए, ये आपका बर्तन हो गया। अब एक काम कीजिए, इस बर्तन में, ये आपका बर्तन हो गया, इस बर्तन में आप भर दीजिए कोई पानी, लिक्विड भर दीजिए। लिक्विड आप जब भरेंगे इसमें, देखिए यहाँ से आप ऐसे लिक्विड इसमें भर दीजिए। देखिए लिक्विड भर दिए हैं और देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि कोई पदार्थ रखना है। कोई पदार्थ मतलब कोई स्रोत भी रख सकते हैं, कोई यहाँ पर स्रोत रख देना है, कोई पदार्थ रख देना है। जब पदार्थ हम रख देते हैं या सिक्का उक्का कोई भी रख दीजिए, सिक्का रखते हैं तो आप देखते हैं ऊपर से कि सिक्का कैसे कहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये तो यहाँ पे जब रखेंगे हम लोग, और जब यहाँ से हम लोग ऊपर देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, अभी पहले यहाँ से देखिए क्या करना है कि जब यहाँ पर आप लोग पहले फिगर बनाना है, एक बर्तन बना लीजिए, बर्तन में पानी भर दीजिए और इसमें कोई वस्तु मतलब कि जिसको आपको ऊपर से देखना है, जैसे सिक्का रख दीजिए या कोई प्रकाश स्रोत, कोई छोटा सा कोई कुछ भी रख दीजिए, लाइट वेट या कुछ भी नीचे आप ऐसा चीज रखिए जो ऊपर से दिखाई दे। दिखाई आपको तभी देता है, सबसे पहले प्रकाश आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्रोत रख दिए हैं, स्रोत से हम दो प्रकाश किरण भेजेंगे। पहला प्रकाश किरण को आपको ऐसे भेजना है एकदम सीधा, एकदम देखिए ऐसे सीधा भेजना है। तो जब प्रकाश किरण सीधा जाता है तो किसी भी माध्यम से विचलित नहीं होगा, वो सीधा निकल के चला जाएगा। एक प्रकाश किरण को हमको ऐसे भेजना है, एक प्रकाश किरण को ऐसे भेजना है। जब ऐसे भेजेंगे तो आपको पता है कि ये प्रकाश किरण किधर से जा रहा है, सघन से, क्योंकि पानी सघन है और जा कहाँ रहा है, विरल में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे अभिलंब। क्या बनाएंगे, एक चीज अभिलंब बनाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग अभिलंब बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा अभिलंब कैसे बनेगा। यहाँ ले लीजिए अभिलंब, ये आपका बन गया अभिलंब। अभिलंब बन गया, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटता है। अभिलंब से हमेशा कैसे हटेगा, तो अभिलंब से वो दूर भागेगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। ये इधर जाएगा, अभिलंब से थोड़ा सा क्या होगा, दूर हटेगा। जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन जाएगा उधर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको लेकर आएंगे पीछे की तरफ, ये जब लेकर आते हैं हम लोग पीछे की तरफ, इसको ऐसे 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 यहाँ पे लेकर आएंगे, ऐसे इसको पीछे की तरफ यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ आके मिलेगा। तो जो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो ये जो हमको दिखाई देता है, ये आभासी दिखाई देता है, जबकि वास्तविक ये रहता है। तो हम लोग यहाँ से बना लेते हैं कि इसकी कुल वास्तविक गहराई को हम लोग एजस दिखा देंगे कि वास्तविक कितना गहरा है, ऊपरी तल से कितना गहरा है वस्तु दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए से लिख देंगे। और ये लिख देंगे कि ऊपर से ये आभासी वाला कितना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से इसको ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल एच ले लेंगे। तो एक कैपिटल एच ले लिए और एक स्मॉल एच ले लिए। अब आपको याद होगा कि आपतन कोणाई क्या होता है। देखिए आपतन कोणाई जो होता है, ये है आपका विलंब और ये आपतित किरण। तो इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आई, ठीक। ये बन गया आई। देखिए दो रेखाएं समांतर है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है। जब दो रेखा समांतर होती हैं तो तीसरी रेखा आके कट करती है। तीसरी रेखा क्या करती है, कट करती है। तो एकांतर अंतःकोण से यदि आई है तो ये भी क्या बन जाता है, ये भी हो जाता है आई, ये क्या हो जाएगा आई, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या कहलाएगा, ये आपका होगा आर इसलिए होगा क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये है आपका अभिलंब। ध्यान दीजिएगा ये है आपका अभिलंब यन डैश। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में कौन कोण बनता है, अपवर्तन कोण आर। और यदि आर ये है तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाए हैं तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। ये क्या होगा, आर। अब देखिए हम इसका नाम दे रहे हैं, जो भी नाम आपको देना हो। यहाँ से हम लोग नाम दे रहे हैं, नाम हम लोग दे रहे हैं इसका। देखिए यहाँ नाम दे दीजिए ए, यहाँ नाम दे दीजिए आप बी, यहाँ नाम दीजिए सी और यहाँ आप नाम दे दीजिए डी। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जा रही है, सघन से विरल की तरफ जा रही है, तो हम श्रेणी का नियम लगाएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग बोलेंगे वाटर से और एयर में जा रही है। क्या लिखेंगे, वाटर से एयर में जा रही है, तो वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर सूत्र आप जानते होंगे, सूत्र होता है साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई बट्टा क्या होता है, साइन आर, ये होता है। और यदि हम इसको उल्टा लिख दें, क्योंकि आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, देखिए ये फार्मूला होता है, एयर के सापेक्ष वाटर बराबर लिखते हैं ऐसे उल्टा, ऐसे लिखते हैं वाटर के सापेक्ष
एयर का अपवर्तनांक, ऐसे लिखा जाता है। ये उल्टा होता है, एयर के सापेक्ष यदि वाटर का लिखे हैं तो वाटर के सापेक्ष एयर का लिख सकते हैं। और यदि वैल्यू इसको तिर्यक गुणा कर दे, यदि तिर्यक गुणा कर दे, या इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के सीधे ये रख दे, ये जो वैल्यू है उठा के इधर रख दें, तो ऐसे लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष यदि वाटर का निकालें तो ये वैल्यू, ये जो निकाले हैं इस वैल्यू को हम नीचे रख देंगे, यहाँ रख देंगे साइन आई और इधर हो जाएगा साइन आर, ये हो जाएगा। और ये चौथा से सीधे ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले पर यहाँ से लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष वाटर का साइन आर बट्टा के क्या लिख देंगे, साइन आई। अब हम फार्मूला लगाएंगे साइन आर बट्टा के, यहाँ पर होगा साइन आई, यहाँ जो रहेगा वो रहेगा साइन आई। अब फार्मूला लगाएंगे, देखिए आप सबको पता होगा कि साइन थीटा और क्या होता है, लंब बट्टा कोण। तो देखिए ये जब आर कोण लेंगे, ये आर यहाँ 90 बना हुआ है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो जब आर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक लंब होगा, क्योंकि कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो ये जो CD होगा लंब होगा और कोण क्या होगा, BD कोण होगा। तो यहाँ से लिखे साइन आर, तो साइन आर बराबर होगा लंब, तो लंब अभी बोले हैं लंब क्या होगा CD, लंब आपका हो जाएगा CD, और कोण हो जाएगा 90 के सामने का, तो 90 के सामने का क्या है BD। उसके बाद देखिएगा बड़ा वाला लीजिए, बड़ा वाला ये साइन आई, तो साइन आई लेंगे ये वाला, तो इसके सामने का ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा लंब, लंब क्या होगा CD, और उसके बाद 90 के सामने का क्या होगा कोण, तो कोण यहाँ से होगा A और क्या लिखेंगे D, AD। CD से CD कट जाएगा, चौथा वाला ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, पहले पर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एयर के सापेक्ष वाटर का लिखेंगे, चौथा सीधे पहले पर जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बट्टा का हो जाएगा आपका BD। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कलाकारी करना पड़ेगा, कलाकारी को मतलब बोलेंगे हम लोग कि ये जो D बिंदु है इसके निकट हो, ये D बिंदु C के निकट हो, तो ये जो दूरी हम ले रहे हैं, ये जो दूरी ले रहे हैं, ये दूरी इस दूरी के, किस दूरी के, इस दूरी के बराबर होगा, और ये दूरी, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रहा है इस दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपको जो दूरी दिखाई दे रहा है BD जो दूरी है वो लगभग किसके बराबर होगा, BC के। ये जो दूरी दिखाई दे रहा है किसके बराबर लिखेंगे, BC के। और ये जो दूरी दिखाई दे रहा है आपका A से D जो दूरी दिखाई दे रहा है, ये दूरी होगा किसके, A से C के बराबर होगा। कब, जब ये D बिंदु और निकट आएगा तब। तो हम लोग ये वैल्यू भरेंगे यहाँ से, एयर के सापेक्ष वाटर का जब लिखेंगे तो AD के वैल्यू क्या लिखेंगे, AD के वैल्यू आप लिखेंगे AC, और BD के वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे BC, और ये दोनों को वैल्यू भर देंगे। देखिए दोनों को जो वैल्यू दिखाई दे रहा है AC के वैल्यू, A से C तक पूरा ये है वास्तविक गहराई, और देखिए B से C तक क्या है, आभासी गहराई। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है वास्तविक गहराई बट्टा के आभासी गहराई, किसका है, अपवर्तनांक। n बराबर लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, आप लिखेंगे क्या, वास्तविक गहराई बट्टा के आभासी गहराई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा है, तो देख लीजिए क्या क्या दिया है, आप देखेंगे इसको देखिएगा, इसमें आपका दे चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आपको दिया है, आपको यहाँ से दे दिया है कार्यफलन आपको दे दिया है कि W की जो वैल्यू है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद इसका तरंग दैर्घ्य पूछा है, आपसे लेमडा पूछ रहा है कि बताइए कितना तरंग दैर्घ्य होगा। इसके बाद आपको दे दिया है श्वसन विभव दे दिया है आपका V0 बराबर आपको दे दिया है 2.5 वोल्ट। ठीक, आप फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला E बराबर होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या होती है, E बराबर होता है W और प्लस होता है K, W प्लस होता है K, जहाँ W गतिज ऊर्जा होती है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है, और W जो होता है वो कार्यफलन होता है। क्या होता है W, कार्यफलन। और E बराबर आप सूत्र जानते होंगे, E बराबर होता है hc बटा लेमडा, या h न्यू भी लिख सकते हैं, पहले h न्यू लिख सकते हैं, h न्यू। और W बराबर होता है, आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W तो दे दिया है तो W को छोड़िए, और यहाँ से देखिए K बराबर ऊर्जा है, तो ऊर्जा बराबर हम लोग लिख सकते हैं विभव V0 इंटू E, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से जानते होंगे। देखिए V बराबर होता है V बराबर W बट्टा Q होता है, या W बट्टा E होता है, तिर्यक का गुणा कर दीजिए तो W बराबर क्या लिख सकते हैं, W बराबर V इंटू U, V इंटू E। अब देखिए यहाँ से न्यू दिखाई दे रहा है, E इक्वल टू HC बट्टा लेमडा, क्या करेंगे न्यू को बदल देंगे, HC बट्टा क्या कर देंगे लेमडा, और यहाँ से हो जाएगा W प्लस V0 इंटू E। तो यहाँ से हम वैल्यू बनेंगे HC और लेमडा, तो यहाँ से आपका वैल्यू होगा W दे दिया, W कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस देखिए V0 आपको दिया है 2.5,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के त्रिज्या का गुणा कर देंगे। त्रिज्या का जब गुणा करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे लेमडा बराबर आपका हो जाएगा HC बट्टा के इन दोनों को जोड़ देंगे 4 में जोड़ेंगे तो 6.5 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू भर देंगे हम लोग। अब वैल्यू देखिए, वैल्यू भरिएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा C = हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34 और यहाँ से H की वैल्यू होगी और C की वैल्यू होगी 3 गुणे 10 की घात 8, ये वैल्यू हो जाएगी। और नीचे आपको दिया है 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप बदल सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा। अब इसको नीचे से आप ऊपर लेके जाइए। पहली बात कि आप चाहें यहाँ से दशमलव को दशमलव हटा दीजिए, ये दशमलव कट जाएगा। इस घात को नीचे से कहाँ लेके जाइए? ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा बराबर, और ऊपर नीचे अपने मन से 0 से 10 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 30 और नीचे आपका हो जाएगा 65 गुणे 16 और इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए 10 की घात -34 है और यहाँ हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा 10 की घात -27, ये हो जाएगा और प्लस 27 होगा क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10 की घात 8 और 19 मिल गए कितना होगा? 10 की घात +27। अब इसको क्या कर दीजिए, आप काट लीजिए 5 से काटिए तो 5 6 30 और 5 से काटेंगे 13 5 65। इसको 2 से काट लीजिए 2 8 16, ये काटेंगे तो 3 अब कटेगा नहीं तो यहाँ से आपका हो जाएगा लेमडा बराबर। अब देखिए पहले इसको हल कर लीजिए, इसको अब हल करेंगे तो 27 घटेगा तो 10 की घात कितना होगा? 10 की घात -7 बच जाएगा। और इसको आप देख लीजिए, फिर काट लीजिए 2 से, 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 चौको 8, 13 चौको 52 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 3 9। इसमें इसका भाग दीजिएगा, भाग देने में जो आएगा 9 10 1.03 ये आ जाएगा और गुणे 10 की घात -7 और ये जो आंसर आएगा वो आएगा मीटर में। ये आएगा किस में? मीटर में। यदि हमको इसमें एंगस्ट्रॉम में बदलना है, एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए 1.903 10 की घात -7 और एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो इससे गुणा कर देंगे 10 की घात 10 से, ये बदल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो देखिएगा यहाँ से क्या होगा, 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा और 3 गो से तीनों दशमलव हटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा लेमडा बराबर 1903। क्या लिख देंगे? एंगस्ट्रॉम। ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देख सकते हैं W दिया है और बाकी सब ऐसे कर देंगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं और देखिए इसमें आपको करना है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि माना है एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है और इसको, इस तार को हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्ताकार तार है इसको छोटे छोटे खंडों में DL छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जो चीज देख रहे हैं धारा में क्या धारा I बह रहा है और इसको प्रत्येक को छोटे छोटे खंडों में क्या कर लिए हैं? विभाजित कर लिए हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से प्रत्येक खंड के लिए, हर एक खंड के लिए, पहले एक खंड के लिए निकालेंगे, एक खंड के लिए इस बिंदु पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम लोग एक खंड के लिए निकालेंगे तो डेल्टा बी, बायो-सेवर्ट के नियम से हम लगाएंगे डेल्टा बी, लिखते हैं μ0 अपन होता है 4 पाई μ0 4 पाई I डेल एल और उसके बाद क्या लिखते हैं? साइन थीटा बट्टा के R स्क्वायर। यहाँ पे जो थीटा बराबर है वो है 90, थीटा बराबर कौन डिग्री कोड दिया है? 90। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी बराबर हो जाएगा μ0 अपन लिखेंगे 4 पाई I, उसके बाद लिखेंगे डेल्टा एल और उसके बाद लिखेंगे साइन कितना मान? साइन 90 का मान। नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर। साइन 90 का मान आप जानते होंगे, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ से हो जाएगा डेल्टा बी बराबर आप लिखेंगे μ0 अपन 4 पाई, उसको लिखेंगे I डेल्टा एल और नीचे क्या लिख देंगे? R स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान 1। अभी आपने निकाला इस छोटे वाले जगह के लिए, इस छोटे वाले जगह के लिए इस बिंदु पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस छोटे वाले तार के लिए, छोटा तार लिए, तार का खंड लिए हैं, इस छोटे तार के खंड के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको पता करना है, बोलेंगे कि इस पूरे तार खातिर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जब पूरे तार के लिए निकालना होता है तो दोनों पक्षों का सदैव समाकलन किया जाता है। तो दोनों पक्षों का समाकलन हम लोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा बी और उसके बाद देखिए इधर करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा μ0 अपन 4 पाई, उसके बाद आपका हो जाएगा I
उसके बाद लिखेंगे डेल्टा यल और नीचे लिख देंगे आर स्क्वायर। अब देखिए डेल्टा बी जो समाकलन होगा वो होगा बी का, उसके बाद लिखेंगे म्यू जीरो अपन लिखेंगे 4 पाई और यहाँ से हो जाएगा, देखिए बाहर निकल जाएगा, अचर राशि बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से आई बाहर निकल जाएगा और निकल जाएगा आर स्क्वायर, अंदर जो बचा रहेगा वो बचा रहेगा डेल्टा यल। आई बाहर निकल जाएगा, धारा जो भेज रहे हैं आर स्क्वायर, अचर राशि बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा डेल्टा यल। तो जो डेल्टा यल है वो इस छोटे से भाग की लंबाई है। तो पूरे तार की, यदि पूरा तार की लंबाई बोले तो पूरा तार की लंबाई होती है 2 पाई आर। पूरा तार की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर। तो ये जो डेल्टा यल बाहर निकलेगा वो 2 पाई आर के रूप में निकलेगा। तो यहाँ से आप जान जाएंगे कि बी बराबर आप लिखेंगे कि म्यू जीरो अपान 4 पाई, उसके बाद आप लिखेंगे आई और क्या लिखेंगे आर स्क्वायर और उसके बगल में लिखेंगे 2 पाई आर। तो ऐसे देखिए पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा और ये हो जाएगा 2 दूना के 4। तो यहाँ से सूत्र जो आएगा आपका b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 2 और आई बट्टा क्या लिख देंगे आर, ये आपका हो जाएगा इसका। तो ये बता भी चुके हैं और आप इसमें देख सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल आपका है, एक प्रिज्म है और उस प्रिज्म में देखिए क्या दे दिया है, आपका प्रिज्म बनाया है और देखिए 2 चीज दे दिया है। इसमें आपको दिया है प्रिज्म कोण जो यहाँ होता है ए बी और सी, यहाँ पर आपको प्रिज्म कोण दे दिया है कितना डिग्री 60 यहाँ से, और ये विचलन कोण दे दिया है। तो यहाँ से 2 चीज आपको पता है कि ए बराबर आपको दे दिया है 60 और डेल्टा यम विचलन कोण जो दिया है वो दिया है 30। आपसे पूछा है कि अपवर्तनांक बताइए, यन बराबर क्या दिया है, यन बराबर क्वेश्चन मार्क अपवर्तनांक बताइए। तो आप फार्मूला जानते होंगे अपवर्तनांक, यन बराबर होता है सूत्र यहाँ से जानते हैं साइन होता है ए प्लस डेल्टा यम बट्टा के 2, उसके बाद होता है यहाँ नीचे ये लिखते हैं हम लोग साइन ए बट्टा 2, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा यम बट्टा 2 साइन ए बट्टा 2। अब वैल्यू हम लोग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन, देखेंगे ए के जगह पर क्या है तो ए के जगह पर आपका 60 है, उसके बाद डेल्टा यम कितना है 30 है बट्टा के 2, नीचे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर 60 बट्टा के 2। अब इसको हम हल किए तो हल करेंगे तो एन बराबर हो जाएगा आपका साइन, जोड़ेंगे 30 में 90 जोड़े 30 में 60 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 90 बट्टा के 2 और नीचे आपका हो जाएगा साइन, इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान, यहाँ हो जाएगा साइन 30 का मान। तो यहाँ से आप हल करिएगा तो एन बराबर हो जाएगा साइन 90 में से आ गया क्या करेंगे 45, उसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा साइन 30, ये जो मान आएगा आपका हो जाएगा साइन 30। अब यहाँ से देखिए आप जानते होंगे कि जो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बट्टा अंडर रूट 2, साइन 45 का मान होता है 1 बट्टा अंडर रूट 2 और साइन 30 का मान होता है 1 बट्टा 2, ये होता है। तो आप जानते हैं चौथा नंबर पर कौन है, चौथा पे 2 है, ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा पहले पर और ये चला आएगा यहाँ पे, तो 2 में 1 का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 में अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2 बार, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, नीचे है अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 कट जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2। किसका मान होता है तो लिखेंगे 1.414, अंडर रूट 2 का जो मान होता है 1.414। देखिए ये यन का जो मान आया वो अंडर रूट 2 आया और उसका जो मान होता है 1.414। तो देख लीजिए ये प्रिज्म वाले फार्मूले पर आधारित है। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन, आपसे इस क्वेश्चन में बोला है, आपसे क्वेश्चन दे दिया है एक समकोण त्रिभुज बना दिया है, इसमें देखिए आधार लंब और कोण ये तीनों दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि देखिए क्या क्या दिया है, आपको पूछा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान पूछ दिया है, ई का मान, और कह रहा है कि तीनों भुजा के सापेक्ष, इस भुजा के भी सापेक्ष, इस भुजा के सापेक्ष और इस भुजा के सापेक्ष, तीनों भुजा के सापेक्ष आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप जानते होंगे देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है VBL और लिख देते हैं साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ई बराबर होता है VBL, EBL भी लिखते हैं VBL साइन थीटा। तो अब देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले आपको बी दे दिया है तो बी यहाँ लिख लीजिए, बी आपको दे दिया है बी बराबर 0.5 टेस्ला, बी आपको यहाँ दे दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद यहाँ भी दे दिया है, आपको भी दे दिया है, ये दिया है 2 मीटर
प्रति सेकेंड, ये आपको दे दिया है। फिर आपको दे दिया है कि देखिए तीनों भुजा के सापेक्ष निकालना है। यल वही लेंगे जिस भुजा के सापेक्ष निकालेंगे। तो यदि पहली भुजा देख लीजिए, मान लीजिए पहली भुजा AC के सापेक्ष निकालें, AC भुजा का पहला हम लोग निकालेंगे AC भुजा के सापेक्ष। जब AC भुजा के सापेक्ष निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0, थीटा 0 होगा, क्योंकि जब इसी के डायरेक्शन में लेके जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और इसी के दिशा में लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0। तो जब थीटा 0 होगा तो वैल्यू भरेंगे E बराबर भी का मान मत भरिए, भी यल और यहाँ रख देंगे साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो पूरा बन जाएगा 0। तो हम लोग बोलेंगे कि AC के सापेक्ष जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इस भुजा के सापेक्ष 0 होगा। अब इस भुजा के सापेक्ष निकाल देते हैं, BC भुजा के सापेक्ष। जब BC भुजा के सापेक्ष हम लोग निकालेंगे, BC भुजा के सापेक्ष, इसके सापेक्ष आपको पता करना है। जब इसके सापेक्ष आप लोग निकालेंगे तो लिखेंगे, देखिए थीटा बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है लंबवत है। तो यहाँ से वैल्यू भरेंगे E बराबर BVL और यहाँ रखेंगे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, और सब वैल्यू भरेंगे। E बराबर B की वैल्यू, देखिए B की वैल्यू है 0.5, और उसके बाद V कितना वेग से जा रहा है, तो वेग दिया है 2। यल क्या लंबाई है इसकी, तो लंबाई कितनी है 4, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई 4, और यहाँ रख देंगे साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से आप हल कीजिएगा तो देखिए 5 दूना का 10 और 10 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 8 इस तरह गुणा करिए, 4 दूना का 8, 8 पचे 40, तो 40 हो जाएगा। 40 ऐसे लिखेंगे, 4 दूना के 8 और 8 पचे 40, 40 लिखेंगे दशमलव एक स्थान बाद, क्योंकि एक स्थान बाद दशमलव के बाद 0 होता है, उसको कोनो महत्व नहीं होता है। तो कुल मिला जुला का आएगा 4 वोल्ट। आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना आएगा, E बराबर आपका आंसर इसका आएगा 4 वोल्ट। अब देखिए तीसरा एक बचा हुआ है, किसके सापेक्ष निकालना है, AB के सापेक्ष। देखिए जब हम लोग AB के सापेक्ष निकालेंगे, AB भुजा के सापेक्ष, जब AB भुजा के सापेक्ष निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या फार्मूला होता है, E बराबर होता है BVL और क्या लिखेंगे साइन थीटा, सब वैल्यू भरी है। E बराबर B की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0.5, V की वैल्यू दिखाई दे रहा है 2, और देखिए जो लंबाई हम लोग लेना है, तो लंबाई क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो लंबाई लिखेंगे 5, और यहाँ देखिए साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कोण, यदि साइन थीटा लिखेंगे तो लंब भाई हो जाएगा और कोण ये हो जाएगा, तो लिखेंगे 4/5 साइन थीटा और लंब बट्टा कोण। तो 5 से 5 ये कट जाएगा, यहाँ से आएगा E बराबर 0.5 और 4 दूना के 8, ये भी हो जाएगा 8 पचे 40, तो कुल मिला जुला के 4 वोल्ट इसका भी आंसर आएगा। तो देखिए इसके सापेक्ष 4 वोल्ट आया, इसके सापेक्ष 4 वोल्ट आया और इसके सापेक्ष 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए तीनों भुजा के सापेक्ष आप निकाल चुके हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपसे बोला है कि देखिए एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु की दूरी आपको दे दिया है, वस्तु की दूरी U बराबर दिया है -15 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके द्वारा प्रतिबिंब लेंस से कितना दूरी बन रहा है, लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो सबसे पहले हम इसका फोकस निकाल देते हैं, U है V है पता है, तो लेंस उत्तल लेंस के लिए लिखेंगे हम लोग, उत्तल लेंस है तो लेंस का फार्मूला आपको याद ही होगा कि लेंस का जो फार्मूला होता है 1/F बराबर होता है 1/V - 1/U, ये लिखेंगे। जो कि पहला लेंस है तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी इसका F1 लिख देते हैं, और देखिए कितनी दूरी पर वस्तु है, ये है 30 सेंटीमीटर पर, वस्तु जो है 15 सेंटीमीटर। सर इस मांग लो, अंदर होंगे लो। हम लोग देखते हैं लेंस का फार्मूला ये होता है। अब हम वैल्यू भरें तो वैल्यू भरेंगे तो 1/F बराबर रखेंगे 1/, अब इसमें रखेंगे हम लोग, देखेंगे V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू जो है 30 है, -1/U, U देखेंगे तो U की वैल्यू -15 है। आप हल कीजिएगा तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा 1/F 1/30 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/15। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम देखें तो एलसीएम आप हो जाएगा 60 और आप काट लीजिएगा 30 होगा। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 1/F बराबर आपका एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 30
और काटे 15 से, तो 15 30 से काटेंगे, 30 से 30 एक बार में कटेगा। अब 15 से काटेंगे, 15 दूना के 30। इन दोनों को हम जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद 1/f बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/30। इसको उल्टा कर दें तो f बराबर हो जाएगा 30/3। काट दिया जाए तो आ जाएगा f बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको F1 करते जाइएगा पहले वाले लेंस खातिर F1, ठीक है। पहले वाले लेंस के लिए F1 की जो वैल्यू आई 30 सेंटीमीटर। तो इसके लिए बोल दिया है कि उत्तल जो लेंस है उसके लिए फोकस कितना है, 30 है। अब सुनिएगा बात को, आगे कह रहा है, आगे बोला है कि इसमें जब एक अवतल मतलब अवतल वाला लेंस को लिया के क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, संपर्क में ला देते हैं, तो 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब खिसक जाता है। प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, 30 सेंटीमीटर दूर। देखिए यदि यहाँ पे एक उत्तल लेंस है, इसमें आपको जोड़ना क्या है, जोड़ देना आपको एक अवतल लेंस। जब अवतल लेंस जोड़ देते हैं तो जो प्रतिबिंब पहले कितना बन रहा था, पहले प्रतिबिंब बन रहा था 30 पर, तो और ज़्यादा 30 उधर क्या हो जाता है, खिसक जाता है, और ज़्यादा दूर जाएगा, खिसक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, F1 निकाले हैं। तो बोला है कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी हमको बताना है, पहले वाले लेंस की और दूसरे वाले लेंस की, दोनों की क्या बताना है, फोकस दूरी। अब देखिए यदि हम लोग देखा जाए कि जब दोनों लेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों लेंस आपस में जुड़ चुका है, ठीक है। जब दोनों लेंस जुड़ चुका है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जा रहा है, 30 सेंटीमीटर और खिसक के उधर चला जा रहा है। तो वस्तु को वही रहेगा। यदि दोनों लेंस को जोड़ दे रहे हैं तो इसके लिए वस्तु इतनी ही दूरी पर रहेगा। किसके लिए, दोनों लेंस मिला के। तो दोनों लेंस मिला के लिए यदि फोकस दूरी निकाले तो देखिए दोनों लेंस मिला के 1/f बराबर लिखेंगे 1/v माइनस 1/u। अब सुनिए ये जो F दिखाई दे रहा है, ये दोनों लेंसों की संयुग्मी फोकस है। दोनों लेंसों के संयुग्मी फोकस लिखे तो 1/f बराबर हम लोग लिखेंगे 1/v। प्रतिबिंब कितना दूर और खिसक के चला जा रहा है, पहले 30 पे बन रहा था, 30 और खिसक के चला गया है, तो प्रतिबिंब अब 60 पे बन रहा है, माइनस के 1/u। u का मतलब कितना दूरी पर वस्तु रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 15 सेंटीमीटर। यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी, दोनों का एलसीएम आप ले लीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/f बराबर 60 से 60 कटेगा एक बार में, और यहाँ से 15 से काटेगा, 15 चौको 60, 4 बार में कटेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 5/60। अब इसको उल्टा कर दीजिएगा तो F बराबर हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 5 कम 5 और 12 5 60। तो यहाँ से हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो आएगा इन दोनों का फोकस आएगा, इन दोनों का मतलब कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस मिला के फोकस होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते होंगे कि दो लेंसों को जब संपर्क में रखते हैं तो उसकी कुल फोकस 1/f बराबर जो फार्मूला होता है, यहाँ से होता है पहले लेंस की फोकस 1/f1 प्लस दूसरे लेंस की फोकस 1/f2। ये फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब वैल्यू भरेंगे तो यहाँ से भरेंगे 1/, ये टोटल आया 12, और F1 हम निकाल चुके हैं, F1 जो निकाले हुआ आया है 10। तो यहाँ F1 की जो वैल्यू है 10, और इधर प्लस लिखेंगे 1/f2 जो कि उत्तल लेंस का है। इसको हल करें तो इसको इधर लेकर आएंगे, तो आप इसी को इधर लेकर आ जाइए। जब इसको इधर लेकर आएंगे तो 1/ ये हो जाएगा 12 माइनस 1/10, और इधर लिखेंगे 1/f2। अब इसको हल कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और हल करें तो ये हो जाएगा 12 5 60, और ये हो जाएगा 10 6 60। अब इसको हल करेंगे तो आपका बचेगा कि माइनस के 1/60, तो 1/f2 बराबर हो जाएगा माइनस के 1/60, और इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे f2 बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी उत्तल अवतल लेंस की फोकस दूरी, और ये जो वैल्यू आएगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका है, परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूर पर रखी वस्तु का रंगीन और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ये परावर्ती दूरदर्शी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये बेलनाकार जो नली होती है, इसके एक तरफ अधिक फोकस दूरी का तथा बड़े द्वारा का एक अवतल दर्पण लगाते हैं। अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारा का क्या लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं, और इसके मुख्य अक्ष पर एक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण लगाते हैं। यहाँ देखिए एक समतल दर्पण लगा हुआ है, और ये बड़े द्वारक का और बड़े फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण लगा है, और मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और नीचे इसके नेत्रिका लेंस जिधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कम फोकस दूरी का तथा छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पर जो लगा हुआ है ये आपका एक उत्तल लेंस है, जो कि ये कम फोकस दूरी का है और छोटे द्वारक का है।
कम फोकस दूरी छोटे द्वारक का एक नीचे नेत्रिका लेंस लगा होता है, ठीक है। ई मतलब उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। तो आप देख सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है कि परावर्तित दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से दूर पर रखी वस्तु का रंगीन सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद इसका रचना में आपको बता दिए कि इसमें क्या होती है, इसके एक धातु की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है और इसके मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण लगा होता है और जस्ट इसके नीचे एक कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस ई कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, और देखिए इसमें अंतर पूछा है। हाँ, ये अंतर वाला ध्यान दीजिएगा, अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम अपवर्ती लिखते हैं, अपवर्ती वाला, तो जब आप अपवर्ती लिखेंगे तो एक चीज देखिएगा, अपवर्ती वाले में क्या होता है, इसमें भी धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। इसके पहले वाले सिरे पर अधिक फोकस दूरी का और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अवदृश्यक लेंस ओ। तो इसमें क्या होता है कि जो लगा होता है पहले नली के एक तरफ अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अवदृश्यक लेंस ओ कहते हैं। इसके देखिए इसमें परावर्ती में अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारक का एक दर्पण लगा होता है। इसमें जो लगा होता है आपका दर्पण लगा होता है और ये जो दर्पण होता है ये अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारक का क्या लगा होता है, दर्पण। तो इसमें अंतर ये है कि देखिए इसके पहले सिरे पर इस वाले में पहले सिरे पर क्या लगा है, एक लेंस लगा है, उत्तल लेंस है। इधर क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी फोकस दूरी बोले जाए तो फोकस दूरी नहीं, इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है ज्यादा होती है और इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। देखिए बोला भी है कि इसकी लंबाई क्या होती है, कम। ये जो परावर्ती दूरदर्शी है इसकी लंबाई कम होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। इसको समायोजन करना बहुत कठिन होता है, इसको समायोजन करना माने सेट करना आसान होता है। तो दूरदर्शी को सेट करना आसान होता है, समायोजन करना आसान होता है, इसको समायोजन करना बहुत समस्या हो जाती है। और सुनिए ये जो होता है ये ज्यादा प्रकाश को एकत्रित करता है, ये प्रकाश को कम एकत्रित करता है। तो देखिए आप दिखाई दे रहा होगा कि देखिए ये जो परावर्ती दूरदर्शी होता है ये प्रकाश को ज्यादा एकत्रित करने की क्षमता होती है, इसमें प्रकाश को कम एकत्रित करने की क्षमता होती है। ये परावर्ती दूरदर्शी को हम लोग समायोजन जल्दी से नहीं कर सकते, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी को, अपवर्ती दूरदर्शी को हम लोग समायोजन कर सकते हैं। और बाकी इसकी लंबाई कम होती है, उसकी अपवर्ती वाले ज्यादा होती है, परावर्ती वाली कम होती है लंबाई। तो आप देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको देखिए ये जो फिगर है, फिगर को ध्यान देखिएगा। ये 5 नंबर इसको 1 मान लिए, इसको 5 नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए ये प्लस वाला है, प्लस से धारा ऐसे निकलता है, प्लस से धारा ये I1, प्लस से धारा ऐसे जा रहा है, I1 धारा जाएगा, ऐसे धारा होते हुए यहाँ पर पहुंचेगा। तो धारा I1 इधर से मान लीजिए धारा ऐसे आ रहा है, प्लस ये भी है, माइनस है, तो धारा इधर आ रहा है, धारा देख लीजिए I2, ये धारा I2 आ रहा है, तो इधर से धारा ले लीजिए I2। ये धारा दोनों जाएंगे यहाँ पर ज्वाइंट होंगे सब, और दोनों यहाँ से मिल के जो धारा जाएगा यहाँ से मिल के जाएगा, तो ये धारा होगा I1 प्लस I2। ये दोनों धारा मिल के जाएंगे I1 I2 ऐसे जाएंगे, और इधर से जाते हुए इधर से देखिए क्या होगा, इधर से जो I2 वाला धारा है ये तो निकल के चला जाएगा, और इधर से जो I1 वाला धारा है इधर निकलते हुए चला आएगा। इधर जो धारा होगा ये होगा I1, ऐसे निकल के चला आएगा। तो हम लोग लेंगे पहले 5 नंबर 1। पहले देखिए 5 नंबर 1 लीजिए। 5 1 में तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा E, ये फार्मूला होता है जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम होता है। किरचॉफ का नियम कहता है कि धारा की तरफ चलेंगे तो धारा को क्या लेना है, धारा के साथ जो प्रतिरोध लेना है वो पॉजिटिव लेना है। धारा के साथ जब चलेंगे तो जो रास्ते में प्रतिरोध मिलेंगे उसको धनात्मक लेना है। तो चलिए यहाँ से ये प्लस वाला है, इससे चलेंगे हम धारा की दिशा में, तो धारा है I1, ऐसे चलते चलते जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या लेंगे, ये प्रतिरोध लेंगे प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए कितना है, ये आपका है 3 और 7 में, तो धारा क्या जा रहा है, धारा जा रहा है I1 प्लस। आगे देखिए इधर से जाएंगे, इधर घूम जाएंगे, इधर नहीं जाना है क्योंकि इधर वोल्टेज है, ऐसे घूम के पहला पास लेंगे, ऐसे घूमेंगे, इधर जो प्रतिरोध है 6 है और धारा क्या है I1 प्लस I2, तो यहाँ प्रतिरोध रखेंगे 6 और धारा रखेंगे I1 धन I2। उसके बाद देखिए उसके बाद ऐसे घूमते हुए इधर चले जाएंगे, तो इधर आप कोई प्रतिरोध नहीं है। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 4.5। इसको चाहे तो आप हल करिए, तो हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 I1 और इसमें गुणा करेंगे तो 6 I1 प्लस 6 I2 बराबर हो जाएगा 4.5। इसको हल किया जाए तो देखिए 6 और 3 ये हो जाएगा 9 I1 और ये हो जाएगा 6 I2 बराबर हो जाएगा 4.5। इसको आप समीकरण नंबर, इसको आप 1 बना लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे 5 नंबर 2 में।
पास 2 की बात करेंगे, पास 2 में, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि धारा की दिशा में चलने पर धारा को क्या लेना है, प्लस। तो ये जो प्लस है इससे चलेंगे, धारा इधर आ रहा है तो प्रतिरोध साथ में है, तो धारा को साथ 10 ओम का है तो लिखेंगे 10, और धारा क्या जा रहा है, I2। फिर यहाँ चलते आएंगे, इधर चलेंगे, इधर घूम जाएंगे, फिर इधर, इसमें दोनों धारा जा रहा है, प्रतिरोध 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, तो प्रतिरोध लिखेंगे, धारा लिखेंगे I1 धन I2 बराबर, हम उधर लिख देंगे कितना है, टोटल इसमें वोल्टेज है 3 वोल्टेज है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, देखिए इसको आप हल करना चाहें तो हल कर लीजिए, अंदर गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6I1 6I2 बराबर हो जाएगा आपका 3। यहाँ से हल कीजिएगा, इधर पहले लिख लीजिए 6I1 और यहाँ से देखिए 10 और 6 हो जाएगा 16I2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर, इसको पहले बना लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 4, इसको आप बनाइए समीकरण नंबर 4। एक काम कर सकते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, इसमें देखिए वही चीज़ है 6I1 + I2 6I1 + I2, पहले इन दोनों को घटा दीजिए। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को पहले माइनस कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सेम दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेम है, तो घटाएंगे तो इधर लिखेंगे देखो 3 और आपका है I1 प्लस, इधर घटाएंगे तो क्या होगा 6 और इधर लिखेंगे I1 + I2। इसके बाद देखो इधर है तुम्हारा 4.5। अब इसको घटाओ, इसमें से तुमको घटाना ये वाला 3 वाला, तो इधर है तुम्हारा 3 वाला घटाओगे तो ये है 10 और उसके बाद है I2 और ये है तुम्हारा 6I1 + I2 बराबर तुम्हारा है 3। घटाने पर देखो क्या होता है, घटाने पर चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस वाला घटाने पर चिन्ह बदलता है। और इसमें से घटाओ 4.5 में से 3 घटाओगे तो यहाँ बच जाएगा 1.5 बच जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो इसको पहले I1 लिख देंगे 3I1 और माइनस के 10I2 ऐसे लिख देंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे कौन मैच कर रहा है, इसमें कोई मैच कर रहा है तो उससे हम लोग लेके घटा देंगे। तो देखो ये 16 है, ये 10 है, हम लोग क्या कर सकते हैं 3 में इसको गुणा कर सकते हैं, और 3 में गुणा करके इससे घटा सकते हैं कि 9I1 से 9I1 कट जाएगा, तो 3 से इसमें गुणा कर लो, 3 से गुणा करोगे तो 3 तरीके 9I1, इसमें गुणा करोगे 3 में 10 का 10 3 30I2 और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 15 3 45, इसको बना देंगे समीकरण नंबर 4। और क्या कर देंगे समीकरण 4 और समीकरण 2 को घटा देंगे। जब समीकरण 4 समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब घटाया जाएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 6 को हम लोग घटाएंगे, घटाने पर देखो क्या हो जाएगा, हम पहले 2 वाला लिख लेते हैं, तो ये है तुम्हारा 9I1, उसके बाद है तुम्हारा 6I2, उधर है 4.5, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9I1, उसको होगा 30I2 और उधर हो जाएगा 4.5। घटाने पर देखो क्या होगा, घटाने पर आपका चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये इसे कट जाएगा और 9I1 से 9I1 कट जाएगा, इधर से घटेगा तो आपका कितना बचेगा, आप घटेगा नहीं जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36I2 और उधर क्या हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा 0, और 36 को 0 की तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो कुल मिला जुला के I2, और I2 कहाँ है, I2 आपका यहाँ है 10 ओम वाले में, 10 ओम में पूछा है 10 ओम में कितनी धारा जाएगी, तो 10 ओम में विद्युत धारा 0 जाएगी, जो कि यही आंसर है। देखिए इसके अगला जो क्वेश्चन आपको दिया है कि पीएन संधि में अवक्षेप परत, तो आपको याद होना चाहिए पीएन संधि डायोड क्या होता है। देखिए जब पी टाइप का अर्धचालक को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पी टाइप का अर्धचालक जो होता है उसको जब हम एन टाइप का अर्धचालक के साथ जब जोड़ते हैं, पी टाइप वाला जो होता है इसमें, और एन टाइप का अर्धचालक को बैटरी के पी वाले को प्लस से जोड़ते हैं और एन वाले को किससे जोड़ते हैं, माइनस से जोड़ते हैं। जब एन वाले को माइनस से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। ये होता है अग्रामीनत, जब इसमें जोड़ा जाता है तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं अवक्षय परत। क्या बन जाती है, अवक्षय परत, अवक्षय परत बन जाती है। पी वाले में क्या होते हैं, कोटर होते हैं, एन वाले में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको इसमें केवल ये लिखना है ना कि जब पी टाइप का अर्धचालक को एन टाइप के साथ हम लोग क्या कराते हैं, मिलाते हैं, तो बनता है पीएन संधि डायोड। और पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत होता है, एक पश्च अभिनत होता है या उत्क्रम अभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत। तो अग्र अभिनत में क्या होता है कि जो अवक्षय परत होता है, ये जो अवक्षय परत होता है वो बहुत पतला होता है, जबकि उत्क्रम अभिनत में अवक्षय परत बहुत चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण उत्क्रम अभिनत में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिएगा, इसमें आपको पूछा है कि ग्राफ, देखिए ग्राफ क्या होगा। जब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे,
तो पीएन संधि डायोड में जो ग्राफ हम बनाते हैं तो पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत भी होता है और पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनत भी होता है। तो देखिएगा अग्र अभिनत क्या होगा, यदि हम इसको ले लिया जाए, इसको हम लोग बोले कि इधर धारा, हम लोग बोले धारा, इधर हम लोग धारा लिए अग्र अभिनत खाती, तो अग्र अभिनत खाती लिखेंगे आई एफ, फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे फॉरवर्ड अग्र अभिनत है, और इधर लिखेंगे वोल्टेज वी एफ। ठीक, इधर हम लोग ले रहे हैं इसके लिए धारा, इधर हम लोग ये अग्र अभिनत है, ये उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत। इधर हम लोग लेंगे जो धारा लेंगे वो धारा लेंगे आप लोग आई, और इसको लिखेंगे बैकवर्ड बी, और इधर आप लोग लिखेंगे वोल्टेज को ले लीजिए, वोल्टेज जो वोल्टेज आप बनाएंगे इधर वोल्टेज आप लीजिएगा, इसको लिखिएगा बी। अब देखिए क्या होता है इसमें अग्र अभिनत में क्या होता है, अग्र अभिनत में जो धारा जाती है वो मिली एम्पियर में होती है, मिली में, आई में जो धारा जाती है माइक्रो में, कुल मिलाकर के में बहुत धारा ज्यादा जाती है, इसमें धारा कम जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए वोल्टेज आप कम भी रखेंगे थोड़ा थोड़ा तो इसमें धारा बहेगा, वोल्टेज आप थोड़ा सा कम रखेंगे तो धारा जाएगा, धारा ऐसे वैसे होते होते थोड़ा सा ऐसे ज्यादा हो जाता है, जिस बिंदु पर ज्यादा हो जाता है, जिस वोल्टेज पर विद्युत धारा ज्यादा होता है उसको देहली वोल्टेज भी बोल सकते हैं, देहली वोल्टेज। देखिए पहले विद्युत धारा का मान कम था, धीरे धीरे वोल्टेज हम लोग धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते गए और धारा का मान क्या हो गया, बढ़ता गया। ये होता है अग्र अभिनत। और उत्क्रम अभिनत में देखिए क्या होता है, सबसे पहले धारा तो जइबे नहीं करता है, धारा जो होता है ना के बराबर हो जाता है, धारा जइबे नहीं करता है, धारा एकदम बहुत मामूली माइक्रो में जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वोल्टेज देखिए हॉल जो लाइन दिखा रहा है वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है, मान लीजिए 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए 20 वोल्ट या 30 वोल्ट किए तो धारा तुरंत तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन उत्क्रम अभिनत में ये है आपका अग्र वाला, ये आपका अग्र वाला में ऐसे होता है। और उत्क्रम वाले में बात करते हैं तो उत्क्रम में देखिए पहले तो वोल्टेज में बढ़ाएंगे, धीरे धीरे धारा बढ़वे नहीं करेगा, बहुत कम वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा वोल्टेज आएगा, खूब ढेर वोल्टेज कर देंगे तो धारा फटाक से ना खूब तेज बढ़ने लगेगा। तो ये बोलते हैं यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज आ रहा है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा है तो धारा का मान बढ़ा है। तो अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, ये आपका कौन सा वाला है, ये आपका उत्क्रम है, जो कि बोला है दर्शाना है उत्क्रम वाला है, उत्क्रम बोलते हैं या पश्च बोलते हैं। इसके बाद वाला देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको दे दिया, पूछा है कि अधिकतम चुंबकीय बल बताइए। तो अधिकतम चुंबकीय बल यह बराबर आप सूत्र जानते हैं कि होता है क्यू वी बी और लिखते हैं साइन थीटा, और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो ही चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, सबसे अधिकतम बोला जाता है। किस कोण पर, तो 90 डिग्री के कोण पर। तो यह बराबर यदि 90 रख दें क्यू बी बी और यहाँ रख देंगे साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ हो जाएगा क्यू बी और साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से हो जाएगा जब बराबर क्यू बी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लें, देखिए यहाँ से दिया है ई बराबर, तो ई बराबर सूत्र ई बराबर ई जीरो से निकाल लेंगे, ई बराबर ई जीरो आप निकालेंगे साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी और जो भी आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई जीरो का मान निकल जाएगा, ई जीरो बराबर आपका आ जाएगा 300। तो एक आप सूत्र जानते होंगे कि सी बराबर होता है ई जीरो बट्टा के बी जीरो, ये फार्मूला होता है। प्रकाश की चाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, तिर्यक का यदि हम गुणा कर दें, क्योंकि बी जीरो निकालना है, तिर्यक का गुणा कर दें, यहाँ से हो जाएगा ई जीरो बट्टा का हो जाएगा सी। अब हम वैल्यू भरें तो यहाँ से आएगा बी जीरो बराबर ई जीरो का मान दे दिया है 300, सी का मान फिक्स है 3 × 10⁸, ये फिक्स है। इसको यदि हल किया जाए तो 3 से 3 काट दीजिएगा तो ऊपर 100 होगा, और नीचे से इसको ऊपर लेके जाइएगा, यहाँ से आ जाएगा बी जीरो बराबर 100, और आपका हो जाएगा हल कीजिएगा तो 100, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये होगा 10⁻⁻8। कम करेंगे तो 2 जीरो कम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। ये आपका आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टेस्ला आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू भर देंगे, क्योंकि अधिकतम बल पूछा है। अब बराबर कौन जा रहा है, तो जाने वाला कौन है, आपका जो आवेश दिया है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻−19। अब वेग दे दिया है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी जीरो लिखेंगे। क्या दिया है वेग, देखिए वेग दिया है 2 × 10⁻7, यहाँ से जो वेलोसिटी दिया है वो दिया है 2 × 10⁻7। उसके बाद देखिए बी जीरो दे दिया है, तो बी जीरो आपका मान अभी निकाले बी जीरो, यह होगा 10⁻⁻6। अब इसको हल किया जाए तो यह बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 16 दूना के हो जाएगा 32, 3.2 और घात जोड़ लीजिए, यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ से आपको बचेगा 10⁻1, तो ये हो जाएगा 10⁻−19 और यहाँ बचेगा 10⁻1, एक कम कर दीजिएगा
तो यह बड़ा हो जाएगा 3.2 और यहाँ हो जाएगा 10 पर घात माइनस के 18 और ये हो जाएगा न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको दे दिया है कि लेमडा का मान दे दिया है 1000 इतना एंगस्ट्राम। इस एंगस्ट्राम को चाहे तो आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1025 और इसको गुणा करेंगे 10 पर घात माइनस के 10 और क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। अब बोलिए देखिए कह रहा है कि एक विकिरण पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जित हो रहा है संतुलन में ऊर्जा स्तरों की क्वांटम संख्या, मतलब कि आपको यन की वैल्यू ज्ञात करना है, यन निकालना है कि किस कक्षा से किस कक्षा में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इतना तरंग दैर्घ्य हो रहा है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू होता है ई यन भी लिख सकते हैं, ई यन इक्वल टू HC बट्टा होता है लेमडा, इतना जूल होता है ये। अब देखिए यहाँ पे यदि वैल्यू भरा जाए ई यन, एच की वैल्यू फिक्स होता है 6.6 गुणे 10 पर घात माइनस के 34 और सी की वैल्यू भी फिक्स है, सी की वैल्यू है 3 गुणे 10 पर घात 8 और लेमडा दे दिया आपका 1025 गुणे 10 पर घात माइनस के 10 जूल। और यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस का 19 से। अब इसको आप हल करिए, जब आप हल करेंगे तो देखिए ई एन बराबर, पहले सब घात एक पास कर लीजिए। ये देखिए आपका हो जाएगा 19 10 आपका हो जाएगा 29 और 29 को लेके जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 37, 29 और लेके जाएंगे ऊपर तो कितना होगा 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 37। तो 1 दशमलव से यहाँ से दशमलव ये खत्म कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 और 3 अगुड़े ये 10 पर घात माइनस 34 और ये जाएगा 10 पर घात 37, ये हो जाएगा। और नीचे देखिएगा नीचे आपको बचा रहेगा 1025 गुणे 16, ये हो जाएगा। अब इसको आप हल कीजिएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, ये गुणा कीजिएगा तो ई एन बराबर हो जाएगा, ई एन बराबर आपका हो जाएगा 6×3 18 और 6×3 एक हो जाएगा 19, ये हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पर घात 3 और नीचे देखिएगा नीचे आपका हो जाएगा 1025 गुणे के 16। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप 3 जीरो से यहाँ पर 3 लगाएंगे तो इसको हल यदि करते हैं तो हल करने पर आपका आएगा 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन परमाणु के पास जो ऊर्जा होती है, यदि कोई बोले कि हाइड्रोजन परमाणु के पास कितनी ऊर्जा होती है तो ई एन बराबर होता है -13.6 बट्टा के एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊर्जा होती है किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन हम लोग ये देखेंगे कि ये तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए लग रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा में ऊर्जा इतना होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। अब हम बात करेंगे कि पहली कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में E1 रखेंगे तो एन के जगह पर 1 रख दें तो ये होगा माइनस के 13.6 बट्टा की 1 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा माइनस के 13.6, 1 से भाग देंगे तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा तो E1 इतना आ जाएगा। यदि E2 निकालें दूसरे खातिर, दूसरे वाले के लिए E2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे, दूसरे वाले के लिए रखेंगे E2 बराबर 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 13.6 बट्टा यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4 हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका E2 बराबर माइनस के 13.6 और 2 दूना के 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भाग दें तो E2 की जो वैल्यू आएगी E2 बराबर 4 तिहाई 12 और 1 बच जाएगा और 4 चौको 16, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। अब देखिए अगला E3 यदि हम निकाल लें E3 क्योंकि E3 इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि E1 में से अभी ये घटाएंगे तभी इसके बराबर नहीं आएगा, 12.07 के बराबर नहीं आएगा तो E3 भी आपको निकालना होगा। E3 जब निकालेंगे तो सूत्र आप जानते ही हैं -13.6 बट्टा के एन स्क्वायर और क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से E3 हम निकालें ये हो जाएगा -13.6 और एन मैंने क्या रख रहा है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन और वोल्ट तो 3 तरीके 9 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा E3 बराबर -13.6 और ये हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भाग दें तो यहाँ हो जाएगा 9 कम 9 और ये हो जाएगा 9 से 9 पे 45 और इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसमें से हम लोग
माइनस करें लगभग में इतना आएगा। तो हम लोग क्या करना है, किसी भी तरीके से 12.07 में लेके आना है। तो हम लोग देखेंगे किस में से किसको माइनस करें तो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं E3 और E1। देखिए 13 है, 1 है, घटाएंगे तो 12 के लगभग बराबर आ जाएगा। तो हम लोग E जब निकालते हैं, E की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, हम लोग ये निकालेंगे E3 में से क्या करेंगे, E3 में से हम लोग हटा देंगे E1 को। तो यहाँ से हल करें तो E3 जो वैल्यू है -1.51 है और E1 की वैल्यू देखिए, E1 की वैल्यू माइनस जब रखेंगे तो ये -13.6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा -1.50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। इसके बाद 0 लिखना हो तो लिख सकते हैं घटाने के लिए। देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे आप घटाएंगे तो ये बगल में घटा दीजिए 13.6, 0 में से घटाएंगे 1.50, तो ये 0 और घटेगा कितना बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा, आप घटेगा तो 2 और ये हो जाएगा लगभग क्या बचेगा 12.10 लगभग इसी के बराबर मिल रहा है। जब इसी के बराबर मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा कि तीसरे वाले कक्षा से पहले वाले कक्षा में संक्रमण करेगा। तो n बराबर यहाँ लिख देंगे n बराबर 3 n3 और क्या लिख सकते हैं n1 या n बराबर 3 से n बराबर 1 तक, ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। तो संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की धारिता का क्या परिभाषा होता है। संधारित्र जो होता है दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र को बोला जाता है, संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही इसके विभव को घटा के, इसको विभव को क्या कर सकते हैं, इसके विभव को घटा के इस पर आवेश की मात्रा और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं, जिसकी इसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पहले वाले प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं और दूसरी जो प्लेट होती है इसको ला के हम लोग जोड़ देते हैं किससे, इसको ला के जोड़ेंगे हम लोग पृथ्वी से। यहाँ से ला के इसको जोड़ देंगे हम लोग पृथ्वी से, ये होता है। और देखिए इसमें पहली वाले प्लेट पर प्लस आवेश रहता है, पहली प्लेट पर जो रहता है प्लस, दूसरी वाली प्लेट पर क्या रहता है माइनस। यहाँ देखिए बोलेंगे कि संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही इसके विभव को घटा के इस धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये संधारित्र की परिभाषा होती है। इसमें न्यूमेरिकल जो दिया है, देखिए न्यूमेरिकल को देख लीजिए। आपसे पूछा है कि देखिए यहाँ पर आपको बताना है और यहाँ पर आपको बताना है कि कितना ज़्यादा आवेश होगा, क्योंकि पूछा है कि संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताना है, ये ऊपर और नीचे दोनों पर आवेश बताना है। तो देखिए ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में, और ये नीचे किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो पहले वहाँ से उसको हल कर लेते हैं, श्रेणी क्रम वाला। जब श्रेणी क्रम हल करेंगे तो देखिए 1/C1 उसको पहले हल करेंगे ऊपर वाला। तो 1/C1 बराबर लिखेंगे 1/6 प्लस 1/3। इन दोनों का हल करें तो एलसीएम क्या होगा 6 से काटेंगे, 6 से 6 कट जाएगा एक बार में। 3 से काटेंगे 3 दूना के 6। अब इसको हल करें तो 3/6, इसको उल्टा कर दे तो C1 बराबर हो जाएगा 6/3। 3 से काट देंगे 3 दूना के 6, तो ये आएगा 2 माइक्रोफैरेड। C निकालना है तो 2 माइक्रोफैरेड, पहला आ गया ऊपर। तो ऊपर इसको हल करने पर कितना आया 2 माइक्रोफैरेड। अब नीचे वाला हल कर लेते हैं। तो नीचे वाला जब हल करेंगे तो लिखेंगे 1/C2 बराबर लिखेंगे 1/12 प्लस 1/ लिख देंगे 1/4। इन दोनों का हर देखेंगे तो इन दोनों का हर सेम है, मतलब हर सेम। इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो क्या है 12 से काटेंगे तो 12 से 12 एक बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12। इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4/12। अब देखिए इसको काटे 4 कम 4 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ से हो जाएगा C2 बराबर आपका आ जाएगा, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरेड। C2 की जो वैल्यू आई वो 3 माइक्रोफैरेड और जो C1 की वैल्यू आई वो 2 माइक्रोफैरेड। तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जो C1 की वैल्यू आई यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए C1 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 2 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं C बराबर होता है सूत्र Q बट्टा V। C बराबर होता है Q बट्टा V। चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव होने वाली कुल वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो हमको Q निकालना है तो तिर्यक का गुणा कर दीजिएगा। तिर्यक का गुणा करेंगे तो Q बराबर क्या लिख देंगे CV। तो यहाँ से देखिए Q1 जब निकालें तो Q1 बराबर लिखेंगे C1V। तो देखिए C1 की वैल्यू आई है 2 और माइक्रो में आया तो इसको हम लोग लिख देंगे ऐसे। देखिए C1V तो लिखेंगे 2 अगुणे V की वैल्यू कितनी है 20।
ये हो जाएगा 20 दूना के 40। तो Q1 की जो वैल्यू आएगी, Q1 बराबर आ गई 40 माइक्रो कूलाम। ये आएगी 40 माइक्रो कूलाम। किसकी वैल्यू आएगी? Q1 की। अब हम यहीं पे Q2 निकाल लेते हैं। देखिए Q2 जब निकालेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा, Q2 बराबर लिखेंगे आप C2 और क्या लिख देंगे V। तो Q2 C2 की वैल्यू देखेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी है? 3। अब V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 20। तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60 माइक्रो कूलाम। ये आ जाएगा Q2 की वैल्यू 60 माइक्रो कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा Q1 और ये आ गया Q2। तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये वाला आंसर। अगला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये आया गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय आपको पता है कि गॉस का प्रमेय कहता क्या है? गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ में, देखिए गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ में किसी आवेश के कारण, किसी बंद पृष्ठ में किसी आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के कारण गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात के बराबर होता है। ये जो Q है इसके बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है तथा एप्सिलॉन 0 का अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो फार्मूला हम देखेंगे और आपको इसमें क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई के पतले तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए आप इसमें प्रूव कर सकते हैं। देखिए पहले एक बार इस फिगर को हम इसमें दिखा दे रहे हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं। यदि तार हम लोग ले लेते हैं, अनंत लंबाई का आवेशित तार ले लेते हैं, ये अनंत लंबाई का जो आवेशित तार है, इस तार पर हम लोग क्या कर लेते हैं? प्लस आवेश, ये प्लस आवेश दे देते हैं। यदि इस प्लस आवेश खातिर ये एक तार है, इस तार पर प्लस आवेश है, इस तार के बगल में कितनी दूरी पर? r दूरी पर। इसके बगल में r दूरी पर एक बिंदु P है। r दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है। इस पर हमें बताना है कि कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस बिंदु से होकर हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक गॉसियन बेलन की क्या करते हैं कि एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। इधर हम लोग एक बेलन बना लेते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही एक गॉसियन बेलन की क्या बना लेते हैं? कल्पना। ऐसे गॉसियन बेलन आपको बनाना है। एक गॉसियन बेलन की क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। उसके 3 बिंदुओं पर, एक परिधि पर, देखिए इसके वक्र पृष्ठ पर और एक यहाँ पे वृत्ताकार पृष्ठ पर, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह हम लोग निकालते हैं विद्युत फ्लक्स। एक तो इसके वक्र पृष्ठ पर, ऐसे बेलन है कि इसके वक्र पृष्ठ पे एक जगह निकालेंगे और यहाँ पे 2 जगह निकालेंगे वृत्ताकार पृष्ठ पर। तो देखिए नीचे ऐसे यहाँ पर हम लोग को निकालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जब इसमें हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ देखिए इसके वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे। और यहाँ पे देखिए इसके वृत्ताकार पृष्ठ पर नीचे और इसके ऊपर, यहाँ पे देखिए दोनों क्या होंगे ना? दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यहाँ भी क्या होगा? ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यहाँ थीटा बराबर 90 और यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या डिग्री है? 90। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर 0 है। थीटा बराबर क्या है? 0 है। तो इसके वक्र पृष्ठ पर जो कोण बनेगा 0 और इसके वृत्ताकार पृष्ठ पर थीटा बराबर कितना बनेगा? 90। तो हम लोग बोलेंगे इस जो गॉसियन बेलन बनाया है, इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन बेलन से कुल विद्युत फ्लक्स यदि निकाले तो हम लोग लिखेंगे, देखिए टोटल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले किस बिंदु पर? मान लीजिए एक बिंदु ये दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए कुछ P दे दीजिए, यहाँ पर नाम दे दीजिए Q और यहाँ पर दे दीजिए R। 3 बिंदु दे दीजिए। तो पहले P बिंदु पर निकालिए, फिर हम लोग किसके लिए निकालेंगे? Q बिंदु पर, फिर किसके लिए? हम लोग निकालेंगे R बिंदु पर। 3 जगह निकालेंगे। तो जब P पर निकालेंगे तो P के लिए लिखेंगे D फाई P, फिर लिखेंगे D फाई Q, फिर लिखेंगे D फाई R। अब देखिए D इसलिए लगाते हैं क्योंकि छोटे जगह से हम लोग निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स। यहाँ जो फाई है वो कुल विद्युत फ्लक्स है। तो फाई बराबर हम लिखेंगे, देखिए P वाले पर लिखेंगे E और लिखेंगे DA और कास थीटा। और यहाँ पर देखिए कितना डिग्री कोण है? यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है। यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री कोण है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q बिंदु पर तो लिखेंगे E और DA और यहाँ लिखेंगे कास थीटा बराबर 90 डिग्री कोण। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे R वाले पर, तो R वाले पर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा EDA और यहाँ लिख देंगे कास और यहाँ भी कितना डिग्री कोण है? 90। देखिए
यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, दोनों जगह क्या है 90 डिग्री कोण है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर आपका हो जाएगा पी, और देखिए ई और लिख देंगे डी ए, और का जीरो का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि का जीरो का मान 1 होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ देखेंगे यहाँ क्यू पर, ये कास 90 है और कास 90 का मान क्या हो जाएगा, कास 90 का मान हो जाएगा 0, कास 90 का मान हो जाएगा आपका 0। फिर इसको हम हल करेंगे आर पर, तो यहाँ भी देखिए ई और क्या लिखेंगे डी ए, और कास 0 का मान कितना हो जाएगा 90, कास 90 का मान 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो कुल आप देखेंगे फाई बराबर आपका हो जाएगा पी और ई डी ए, और इधर हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ई बाहर निकल जाएगा, ई बाहर निकलेगा, और देखिए अंदर क्या बचा रहेगा, अंदर आपका डी ए बचा रहेगा। तो डी ए जो है ये परिधि है, परिधि माने ये परिधि एक जगह की परिधि है, पूरा परिधि नहीं है, एक छोटा सा परिधि लिया गया है। यदि पूरे बेलन का परिधि लिया जाएगा तो पूरे बेलन की परिधि होती है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे एच की जगह पर लंबाई है, लंबाई कितना है यल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फाई बराबर ई, इसका लिखेंगे 2 पाई आर एच, एच मैंने लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी ली है, यल लीजिए, क्या है स्मॉल यल या कैपिटल यल। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे और बोलेंगे कि हम जानते हैं कि गॉस का प्रमेय से, हम लोग क्या जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2। अब बोलेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है बराबर है, तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लोग दिखाएंगे कि इन दोनों का बायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर तो दाहिना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर। तो दाहिना है ई गुणे 2 पाई आर यल, यल लिखा है कैपिटल, तो यल लिख दीजिए, इधर लिखेंगे आप क्यू बट्टा एप्सिलॉन 0। यहाँ से आपका हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 2 पाई और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आपका क्यू बट्टा और नीचे हो जाएगा आर और यहाँ पर लिख देंगे यल। अब देखिए एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर, लेमडा बराबर होता है क्यू बट्टा यल, लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बट्टा यल, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्यू बट्टा यल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ई बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिए क्यू बट्टा यल, ये जो क्यू बट्टा यल हो जाएगा इसकी जो वैल्यू आएगी लेमडा, यहाँ हो जाएगी लेमडा और नीचे हो जाएगा आर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू नहीं पता है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 घात 9, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे नीचे 2 से भाग और ऊपर 2 से गुणा। तो इसको हम लोग करेंगे हल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से हो जाएगा लेमडा अपान आर। ये आपका फार्मूला आ जाएगा जो कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। अगला आपका पूछा है कि देखिए चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो आपको पता होगा चुंबकीय आघूर्ण, इस तरह चुंबक कोई भी यदि आप छड़ चुंबक ले रहे हैं, कोई छड़ चुंबक, तो देखिएगा छड़ चुंबक में क्या होता है, यहाँ पे एक चुंबकीय यहाँ पर और यहाँ पर, हम लोग बोल देते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम का मान, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम का मान किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता, किसी एक ध्रुव, दोनों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता स्मॉल एम और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। ये जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है वैसे चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम का मान चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता एम और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। या इसका एक और फार्मूला होता है, देखिए टाउ बराबर आप जानते हैं, टाउ बराबर होता है एम बी और साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यदि बोला जाए कि थीटा बराबर 90 ले लिया जाए, थीटा बराबर कितना ले लिया जाए 90, तो यहाँ से आप एक फार्मूला और बना सकते हैं कि टाउ बराबर देखिए एम बी और साइन कितना हो जाएगा साइन 90, साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से आप एम बराबर लिख सकते हैं, देखिए इस कंडीशन में साइन 90 जो होता है तो टाउ अधिकतम होता है, टाउ क्या होता है मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बट्टा के नीचे चला जाएगा बी। तो यहाँ से एक और डिफिनीशन आप बना सकते हैं कि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में जो कोई चुंबकीय द्विध्रुव रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बी बराबर आप कर लीजिए एकांक, बी बराबर क्या कर लीजिए 1 टेस्ला। तो जब बी 1 टेस्ला कर लेंगे तो यम बराबर आपका हो जाएगा यम बराबर टाउ मैक्सिमम, ये आपका हो जाएगा टाउ
मैक्सिमम, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि ये डिफिनेशन कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई क्या कहते हैं एकांक चुंबकीय क्षेत्र हो और उसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव रख दिया गया हो तो उस पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होता है चुंबकीय द्विध्रुव के बराबर होता है। चुंबकीय ये जो कैपिटल एम है वो किसके बराबर हो जाएगा, टाउ के बराबर हो जाएगा। कब, जब बी बराबर 1 हो जाए तब। या सिंपल ये वाला डिफिनेशन आप दे दीजिएगा। ये जो डिफिनेशन आपको दिखाई दे रहा है कि कैपिटल एम का मान चुंबकीय द्विध्रुव जो चुंबकीय द्विध्रुव जो पूछा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान पूछा है कि किसी एक ध्रुव की प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और देखिए इसमें एक न्यूमेरिकल भी पूछा है, आपसे पूछा है इसका मात्रक। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी जो मात्रक होती है, क्योंकि इसका जो एक और फार्मूला होता है एम बराबर एन आई ए, यहाँ से इसका मात्रक आप, एन का तो कोई मात्रक नहीं होता है, आई माने एम्पियर, आई का मतलब क्या होगा एम्पियर, और ये यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला दिया आपका, एक इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया है, तो वेग आपको दे दिया है वेग, और कितना का रफ्तार से जा रहा है 2 × 10⁻⁷, और ये दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी रफ्तार है। और इसके बाद त्रिज्या दे दिया है, आर बराबर दे दिया 0.3 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में बता सकते हैं, लिखेंगे 0.3 × 10⁻⁻, और क्या लिख देंगे मीटर। तो इस वाले में हम लोग देखते हैं कि जो फार्मूला होता है इसका Q_V_R/2 चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला। तो क्यू यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁰, और आप जानते हैं भी मने वेग, तो वेग भी आपको दिखाई दे रहा है 2 × 10⁻⁷ है। उसके बाद आप लिखेंगे इसमें जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़ आप लिखेंगे इसमें कि Q_V हो गया। उसके बाद R आप लिखेंगे, तो R की जो वैल्यू देखिए, R की वैल्यू है 0.3 × 10⁻⁻10। आप यहाँ लिखे /2। इसको हल कीजिएगा यहाँ से, तो m बराबर देखिए क्या होगा, 2 से आप काट लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 16 में 3 का गुणा किए 16 × 3 = 48, ये हो जाएगा 4.8। और दशमलव देखिए कितने स्थान जाएगा, 0.2 स्थान पर जाएगा, क्योंकि यहाँ है और यहाँ है, तो ये हो जाएगा 16 × 3 = 48, दशमलव यहाँ लगेगा। और उसके बाद घात देखिएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 10⁻−10 और 10⁻19, ये हो जाएगा 10⁻−29 हो जाएगा। और बाकी देखिए 10⁻+7 है ये वाला, इसको आप हल कीजिएगा तो m बराबर आएगा 0.48, और घात घटाइएगा तो ये बचेगा 0, 7 घटेगा तो माइनस के आपका हो जाएगा 22। यदि इसको मानक रूप में लिखना हो तो मानक रूप में लिखेंगे तो 0.1 कम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4.8 गुणे, आप दशमलव के घटाएंगे तो आपका कितना अंक हो जाएगा 10⁻1 अंक आप उधर लेके जाना है, तो एक और बढ़ के हो जाएगा 10⁻−23, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसमें आपको दे दिया सबसे पहले टेस्ला का हमको पता चल गया कि ये दे दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.3, और क्या दिख दिया है टेस्ला, ये आपको हो गया है। फिर आगे देखेंगे क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र इतना मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो आपको v दे दिया है, तो v = क्वेश्चन मार्क आपको दिया है 4 × 10⁵, और दे दिया है मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको दे चुका है। फिर आगे आप देखिएगा थीटा दे दिया है, थीटा का मतलब कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री आपका कोण दे दिया है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या बताइए। पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, r बराबर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो r का जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला होगा m/v/k होता है QB, तो यहाँ पर साइन दे दिया, तो यहाँ लगा देंगे साइन थीटा, mv/qb। यहाँ पर जब वैल्यू भरते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर आप वैल्यू भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं 9.1 होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m बराबर 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 9 भी रख सकते हैं, तो 9 रखें यदि 9 × 10⁻31, और उसके बाद देखिए v का जो वेग दिया है, वेग आपको दे दिया है 4 × 10⁵। उसके बाद आपको दिया है कोण दे दिया है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰, और b दे दिया है 0.3, यहाँ से हो गया 0.3। अब देखिए हम लोग हल क्या कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, आप लोग ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या कर दीजिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 9 × 4 100 लिख दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 16 × 3, और बाकी इसको नीचे से ऊपर लेके जाइए। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए आपका 31 पहले से है,
और ये 19 जाएगा तो 19 और 5 ये हो जाएंगे दोनों मिलके 24। ये हो जाएगा 10 पहले से -31 और ये दोनों जाएंगे तो 10/24 और इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी √3/2। ये sin 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि 4 से पहले काट दें, 4 से 4 चौको 16 और 3 से काट देंगे 3 तिरिके 9। अब इसको काट सकते हैं 2 से, 4 से काट देंगे तो 4 से ये कटेगा 25 बार में और ये आएगा 25 या 75। यहाँ से हो जाएगा r बराबर 75 और ये √3 के हो जाएगा 2 और इसमें से यदि हम घटाते हैं तो 10 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ और इसका देखिए इसको काट सकते हैं। काटने पर आपका वैल्यू जो आएगा r बराबर 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 सते 14 और 2 पचे 10 और ये हो जाएगा √3 और 10⁻⁷। अब इसको हल करें, यदि गुणा करें तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 37.5 और √3 का मान होता है 1.732 और गुणे 10 कितना हो जाएगा 10⁻⁷। यदि इसका 64.87 गुणे 10⁻⁷ और यदि हम इसको मानक रूप में लिखें तो मानक रूप में लिखते हैं तो 1 दशमलव इधर खिसकाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 487 गुणे 10⁻⁻, एक कम हो जाएगा 6 तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं r बराबर 6.5 और 10⁻⁻6। इसके बाद जो पूछा है आपसे, इसमें जो पूछा है कि दो क्रमागत सर्फिक के बीच की दूरी, मतलब कि इसमें चूड़ी अंतराल पूछा है। तो देखिए चूड़ी अंतराल जो हम निकालेंगे, चूड़ी अंतराल जो आपका आएगा तो आप यहाँ से लिखेंगे चूड़ी अंतराल, ये जो आपका हो जाएगा IM/Q/B cos थीटा। अब यदि हम वैल्यू भरा जाए इसका कि कितना आएगा तो यहाँ से जब वैल्यू भरते हैं देखिए 2 पाई का मान आप रख सकते हैं 3.14 और यहाँ से यम की वैल्यू आप 9 गुणे 10⁻31 रख सकते हैं माइनस के। और भी आपको वेग दे चुका है, वेग आपको दिया है 4 गुणे 10⁻5 और उसके बाद दिया है कास किसकी वैल्यू है तो कास 60 की वैल्यू है। और नीचे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप इलेक्ट्रॉन का आवेश रखते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। उसके बाद आप इसको हल करेंगे बी की वैल्यू, तो बी की जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है बी की वैल्यू 0.3 टेस्ला और यहाँ से देखिए बी हो गया और भी की वैल्यू आप लिखिए हैं। अब इसको हल कीजिए, देखिए दशमलव ये वाला और दशमलव ये वाला, इस दोनों अंक से दशमलव हटा सकते हैं। इसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी देखिए का 60 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ से आप कर लीजिए हल कि पहले बाद में काटिएगा, ये पहले अंक एक पास कर लीजिए 2 गुणे 4 गुणे और उसके बाद हो जाएगा 9 गुणे 3 1 4 और देखिए बाकी आप घात देख लीजिए, घात जब इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 24 और 24 में से 31 घटेगा तो आप अच्छी तरह पता है माइनस के 7 बच जाएगा और इधर आपका बचा हुआ 16 गुणे 3। इसको आप हल करिएगा तो 3 से आप कर सकते हैं 3 तरीके 9 और ये होगा 4 चौको 16 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 5 7। इसको आप गुणा करिएगा तो गुणा करने पर आपका आएगा 7 तरीके 21 और इसके बाद आप गुणा करेंगे 5 15 2 हो जाएगा 17 और हासिल 1 3 1 हो जाएगा 4 और गुणे 10⁻⁻7। इसको यदि मानक रूप में लिखते हैं तो मानक रूप में आप लिखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4.71 गुणे 10⁵। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में ये एलसीआर परिपथ है। एलसीआर परिपथ में आपको पता होगा कि ये पूछा है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा माने रुकावट। रुकावट क्या होगा कि जो संधारित होता है, जो प्रेरकत्व होता है, संधारित और प्रेरकत्व के द्वारा जो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोधक का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। जो कि प्रतिबाधा दे दिया है और साथ में इसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिया है। तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा है कि बताइए कि ओमीटर और वोल्ट मीटर दोनों आपसे पूछा है कि ओमीटर में कितना धारा जाएगा और वोल्ट मीटर में कितना धारा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए तुलना करेंगे V बराबर V0 से, तो आपको V बराबर दे दिया है, V बराबर आपके सामने दिया है 200 और उसके बाद दिया है जो 200 और लिखा है √2 और उसके बाद लिख दिया है कि साइन और आप साथ में दे दिया है ओमेगा टी। इसकी तुलना कर देंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ से देखिए आप दिखाई दे रहा होगा V0 को जो वैल्यू दिख रहा है कि V0 बराबर आपका है, आपका कितना है V0 बराबर है, V0 बराबर आपका दिखाई दे रहा है कि 200 और साथ में √2, ये V0 को वैल्यू है।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक्सएल दे दिया है और यहाँ पे एक्सी दे दिया है, एक्स सी, तो एक्सी की जो वैल्यू दे दिया है वो दिया है 20। तो आपको पता करना है, सबसे पहले आई निकालेंगे। तो आई बराबर आप जानते हैं वैसे ओम का नियम, आर बराबर क्या होता है, वैसे जेड बराबर होता है, जेड बराबर आप रख सकते हैं जेड बराबर भी बट्टा के आई। तो यहाँ से देखिए वी आर एम एस यदि निकालते हैं, वी आर एम एस, तो इधर आपको लिखना होगा आई आर एम एस, और यदि आप इसको वी जीरो बट्टा आई जीरो आपको निकालना होगा इस तरह। लेकिन आपसे पूछा है कि धारा, तो यहाँ पर वी आर एम एस ही निकालना पड़ेगा। तो वी आर एम एस यदि आप निकालते हैं, देखिए जो जेड बराबर सूत्र है, जेड बराबर जो सूत्र आपका जेड बराबर वी आर एम एस बट्टा के आई आर एम एस, तो यहाँ से वी जीरो दिया है, तो वी आर एम एस यदि आप निकालते हैं वी आर एम एस, तो बराबर होगा वी जीरो बट्टा के अंडर रूट 2, ये हो जाएगा वी आर एम एस बराबर। तो वी जीरो को वैल्यू देखेंगे तो वी जीरो को वैल्यू आपका 200 बट्टा अंडर रूट 2 और नीचे आपका है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वी आर एम एस बराबर आपका आ जाएगा 200 वोल्टेज। यहाँ से हम लोग वैल्यू भरेंगे और देखिए तिर्यक का गुणा कर दीजिए, तिर्यक का गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई आर एम एस बराबर आपका है वी आर एम एस बट्टा के जेड। और आपको फार्मूला याद होगा कि भी तो वी आर एम एस हो गया 200 और जेड का जो फार्मूला लिखेंगे जेड, तो जेड बराबर आप लिखेंगे आर स्क्वायर अब प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको यदि आप हल करिएगा तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और देखिए अंडर रूट यहाँ से आर की वैल्यू देखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू आपको दिया है आर की वैल्यू 30, तो यहाँ हो जाएगा 30 का स्क्वायर। अब प्लस इसके बाद आप हल कीजिएगा तो यहाँ से हल करने पर क्या आएगा एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू देखेंगे तो एक्सएल की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 60 माइनस एक्ससी की वैल्यू दिखाई दे रहा है 20 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल करने पर आपका आएगा, हल करने पर आ जाएगा 200 और नीचे देखिएगा ये आपका स्क्वायर आएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और साथ में देखिए आ जाएगा आपका 60 में से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 40 और 40 जो स्क्वायर होता है 1600 हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 1600, तो 1600 और 900 हो जाएगा 2500, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 200 बट्टा आएगा आपका 2500। अब 2500 किसका स्क्वायर होता है तो वो होता है 50 का, तो 0 से 0 काट दीजिएगा। अब 5 चौको 20, 4 आ जाएगा 4 एम्पियर। तो एक जो धारा आपका आ गई है, धारा आई आर एम एस की जो वैल्यू आई है आई आर एम एस वो आ गया आपका 400। तो आई आर एम एस कितना आ गया है 400 नहीं, आई आर एम एस की वैल्यू है 4 एम्पियर, ये आपकी वैल्यू आ गई है। तो एक जो आपसे पूछा है कि ओमीटर वाला, तो ओमीटर तो आ गया 4 एम्पियर। अब अगला आपको निकालना है वोल्ट मीटर। इसी में आपसे एक और पूछा है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम बताइए। तो जब हम वोल्ट मीटर का निकालेंगे कि वोल्ट मीटर पर कितना पाठ्यक्रम आ रहा है वोल्ट मीटर पर, तो निकालेंगे हम लोग वोल्ट मीटर पर। तो इधर लिखेंगे हम लोग आई आर एम एस गुणे लिखेंगे वी एल माइनस एक्स एल माइनस के एक्स सी, क्योंकि आप जानते होंगे कि देखिए एक्स एल माइनस एक्स सी प्रतिरोध होता है, ये धारा है, ये वोल्टेज है। तो आप जानते हैं ओम का नियम का आर बराबर होता है वी बट्टा आई, तिर्यक का गुणा करते हैं वी बराबर आई गुणे आर। तो वही चीज़ यहाँ पे किया है आई और ये क्या है प्रतिरोध आर है। तो यहाँ से आई आर एम एस अभी निकाले थे आपका आया था 4। उसके बाद देखिए ये जो दिया है एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 60 और एक्सी की वैल्यू दिया है 20। इसमें से आदि घटाते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 4 गुणे या घटाएं तो ये हो जाएगा 40, इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 160 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा 160 वोल्ट ये आएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा है इसका अथवा वाला कला संबंध स्रोत क्या होता है। तो कला संबंध स्रोत देखिए जब दो कला संबंध स्रोत आप बोल सकते हैं कि जब किसी माध्यम में क्या किया जाता है कि जो प्रकाश स्रोतें होती हैं जब उनका जो कालांतर होना चाहिए वो समय परिवर्तन के साथ नियत होना चाहिए। जब कला संबंध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनका किसी माध्यम में समय परिवर्तन के साथ उनका जो कालांतर हो वो क्या हो नियत हो, मतलब कालांतर बदलना नहीं चाहिए, कालांतर क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कला संबंध स्रोत। तो कला संबंध स्रोत आपको याद हो गया होगा कि किसी भी माध्यम में ऐसे स्रोत को लिया जाता है जिनका समय परिवर्तन के साथ उनका कालांतर बदले न नियत रहे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, देखिए ये तो आप लिख देंगे। इसमें देखिए 2 स्लिट में आप तो दे दिया है कि कला संबंधों के बीच की दूरी मतलब कि डी दे दिया है, स्मॉल डी की वैल्यू दे दिया है 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए तो 2 गुणे 10 बघात माइनस के 3 से गुणा कर देंगे किस में आ जाएगा मीटर। उसके बाद आपको दे दिया है कि पर्दे के बीच की दूरी, तो ये कैपिटल डी दे दिया है 1.5 मीटर और ये लेमडा दे दिया है, लेमडा माने तरंग दैर्घ्य ये दे दिया है 6000
एंगस्ट्राम को बदल देंगे हम लोग तो 6000 गुणे 10 का घात माइनस 10 लिख देंगे मीटर। अब इसमें से आप घटाइएगा तो 6 और 3 को 0 कम होगा तो यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे 10 का घात माइनस के 7 मीटर। आपसे पूछा है कि बताइए कि तीसरे वाले से कितनी दूरी होगी, और अदीप्त की पूछा है, अदीप्त की। अदीप्त के जब निकालेंगे हम तीसरे के लिए तो यहाँ से सूत्र x3 बराबर लिखेंगे n-1/2 और उसके बाद होता है आपका फार्मूला d लेमडा बट्टा के स्मॉल डी। ये फार्मूला होता है अदीप्त खातिर, n-1/2 d लेमडा बट्टा के स्मॉल डी। वैल्यू रखते हैं क्योंकि तीसरा खाते पूछा है तो n के जगह पर 3 रखेंगे, 3-1/2 और इसको आप हल कीजिए। इसको आप हल करेंगे तो देखिए d की वैल्यू, तो d की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1.5 गुणे 1.5 डी की वैल्यू दिखाई दे रहा है, और लेमडा की वैल्यू है आपका 6 गुणे 10 का घात माइनस के 7। और नीचे देखिएगा स्मॉल डी की वैल्यू है 2 गुणे 10 का घात 3, तो यहाँ दिखाई दे रहा है 2 गुणे 10 का घात माइनस के 3। उसके बाद देखिए इसको हल करिएगा, जब इसको आप हल कर लीजिए 3 दूना के इधर जाएगा तो 3 दूना के 6 और 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा x3। इसको आप हल कीजिएगा, इसको काट सकते हैं 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 15 तिहाई 45, और इसको नीचे से ऊपर लेके जाइएगा तो 10 का घात कितना बचेगा, 10 का घात ये 4 7 में घटेगा तो 10 का घात 4, ये वैल्यू बच जाएगा। अब इसका आप गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो देखिए x3 बराबर हो जाएगा, आप इसको गुणा कर लीजिए 5×5 = 25, 2 5 को 20, 2 22 बट्टा के 2 और गुणे 10 का घात माइनस के 4। इसको आप हल कीजिएगा तो काटेंगे तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूना के 4 और फिर 2 5 10, इतना हो जाएगा 10 का घात माइनस के 4। इसको हम मानक रूप में लिखें तो मानक रूप में आपका हो जाएगा x3 बराबर ये हो जाएगा 1.125 और 1 दशमलव इधर खिसका है तो 1 0 और आपको कम करना पड़ेगा, तो यहाँ से 10 का घात माइनस के 3 और क्या हो जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये भी, और आपसे एक चीज़ और पूछा है, देखिए फिंज चौड़ाई पूछा है, तो देखिए फिंज चौड़ाई क्या होता है। फिंज चौड़ाई यदि आप निकालते हैं, क्योंकि फिंज चौड़ाई पूछा है, देखिए आपको बता दे रहे हैं फिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है सीधे यहीं पे निकाल सकते हैं। फिंज चौड़ाई, देखिए फिंज चौड़ाई का जो फार्मूला हो जाएगा वो केवल हो जाएगा आपका डी लेमडा बट्टा के डी। तो डी लेमडा बट्टा डी आप यहाँ से निकालें, देखिए डी लेमडा डी यहाँ पर मान निकालते गए, यह आ जाएगा 4.5 गुणे 10 का घात माइनस के 4। ये आप वैल्यू निकालते गए तो आप सीधे फिंज चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन, इसके बाद ये वाला आपका आने वाला नहीं है, ये कर चुका है, और इसके बाद ये भी कर चुका है। तो ये कंप्लीट मॉडल पेपर आपका हो गया, और यहाँ पर आपका तीसरा मॉडल पेपर ख़त्म हो चुका है।